आर्थिक पैकेज स्टिमुलस पैकेज ऑफ इंडिया आत्मनिर्भर भारत अभियान फुल एनालिसिस। नमस्कार प्यारे छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है तपस्या एनुअल प्रिपरेशन के हमारे अगले सेशन में। आज हम आपके साथ सबसे अधिक चर्चित विषय भारत का आर्थिक पैकेज, जिसको हम कहते हैं स्टिमुलस पैकेज या एक फिस्कल स्टिमुलस पैकेज, या जिसे मोदी जी ने नाम दिया है आत्मनिर्भर भारत अभियान ANBA, उस पर आज विस्तार से 1.5 घंटे में चर्चा करेंगे और आपको A to Z सारी तकनीकी बातें सरल भाषा में समझा देंगे। शुरू करते हैं दोस्तों हमारा आर्थिक पैकेज का एनालिसिस, जो हमारी तपस्या एनुअल प्रिपरेशन TAP के तहत हम करवा रहे हैं। आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। अभी तक की सीरीज में हमने इस नए फ्लेवर के साथ जब से काम शुरू किया, आपने बहुत बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑफिशियली एनरोल जरूर कीजिए, इस लिंक पर जाकर अपने साथियों को भी एनरोल कराएं और हम लगातार डे 150 तक आप तक ये सेवा लाते रहेंगे। तो ये फरवरी मार्च 2021 तक चलता रहेगा। सप्ताह में 3 बार हम ये लेक्चर लाते हैं। तो क्या टॉपिक है आज का? आर्थिक पैकेज, जिसे हमने नाम दिया है ANBA यानी आत्मनिर्भर भारत अभियान, जिसमें भारत सरकार ने अलग अलग टुकड़ों में बहुत सारी घोषणाएं की हैं। काफी जटिल है, सरकार को अनाउंस करने में हफ्ता लग गया तो हमें समझने में 1.5 घंटा तो कम से कम चाहिए। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, सेशन समाप्त होते होते आपको सारा फंडा एकदम क्लियर हो जाएगा। याद रखिएगा, ये एक बहुत अच्छा प्राइमर है बिगिनर लेवल के स्टूडेंट्स के लिए, कि जब आप इसे पूरा पढ़ लेंगे तो आपको एटलीस्ट एक 500 शब्दों का निबंध लिखने में, या इस पर आधारित MCQ जो परीक्षाओं में 100% आएंगे, सभी परीक्षाओं में, सिर्फ सिविल सर्विसेज में ही नहीं, MBA एंट्रेंस में, गवर्नमेंट एग्जाम्स में, सभी जगह आप बहुत अच्छे से उत्तर दे पाएंगे। सबसे पहले कुछ प्यारे बच्चों से मुलाकात कर लें। जयेश कुमार दिल्ली से बहुत खूबसूरत टेस्टिमोनियल लिखते हैं, कई सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपने बहुत अच्छी अच्छी चीजें सोचना शुरू कर दी हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, समझना शुरू कर दी और सवाल पूछने शुरू कर दिए। बहुत बढ़िया प्यारे साथियों, हम जयेश के इन सवालों को आपके लिए ओपन कर रहे हैं। कमेंट थ्रेड में इन सवालों के जवाब दीजिए। समझ में आई बात आपको? ये आपकी लर्निंग का भी एक पैमाना होगा। थैंक यू सो मच जयेश फॉर राइटिंग सच ब्यूटीफुल टेस्टिमोनियल्स फॉर अस। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आकाश मोडवाडिया गुजरात से जुड़े हुए हैं, बहुत ही प्यारा टेस्टिमोनियल आपने लिखा है। आप अभी 16 वर्ष के हैं और एक उद्यमी बनना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। भारत की कंपनियां AI और बायोटेक में बहुत आगे जाएं, ऐसा इनका सपना है। प्यारे आकाश, आप भारत के अगले सर्जेई ब्रिन और लैरी पेज बने, ये हमारा आपको आशीर्वाद है। कोशिश पूरी कीजिए, अपनी तरफ से बेस्ट दीजिए और एक ग्लोबल चैंपियन बनने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। तो जयेश और आकाश की तरह आप भी प्यारे प्यारे टेस्टिमोनियल लिखेंगे, हमें बहुत बहुत खुशी होगी। टेस्टिमोनियल की लिंक ये है, जरूर लिखिएगा, तो हमारी टीम को काफी मोटिवेशन मिलता है। तपस्या से जुड़े हुए बच्चों में आकाश कुमार गुप्ता दिल्ली से, रमनदीप कौर हरियाणा से, पार्थ आनंद जी वाला अहमदाबाद से लगातार हमारे साथ पहले दिन से जुड़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं। खूब पढ़िए बेटा और खूब आगे बढ़िए और अपने साथियों को भी ऑफिशियली एनरोल कराएं ताकि उन तक हमारे नए नए ऑफर जा सकें। आर्थिक पैकेज के आज के हमारे 1.5 घंटे के सेशन को हमने 12 हिस्सों में बांटा है, जो आपके सामने है। मैं ये समझता हूं कि आप में से कई लोगों को अर्थव्यवस्था सुनकर ही थोड़ा सा रक्तचाप की समस्या हो जाती है। डरिए मत, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, ऐसा हमें एक सॉफ्ट ड्रिंक वाले ने शायद बताया था, लेकिन उसको ये नहीं पता कि सॉफ्ट ड्रिंक पीने से तो गला और सूखने लगता है। लेकिन कोई बात नहीं, हर किसी को अपना व्यापार तो करना है। तो प्यारे दोस्तों, अर्थव्यवस्था से अगर आपको डर लगता है और बड़े बड़े भारी अर्थव्यवस्था से जुड़े शब्दों से आपको बहुत घबराहट होती है, आज के बाद नहीं होगी, चिंता मत कीजिए, मैं इतनी सरलता से आपको सिखा दूंगा। लेकिन कमेंट थ्रेड में सारे सवाल पूछिए, दूसरे लोग उनके जवाब भी दीजिए और सेशन को लाइक और शेयर बिना भूले कीजिएगा, अपने साथियों तक पहुंचाएं, हमें बहुत खुशी होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक ट्रबल्स पॉसिबल। कितनी प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं, बात समझ में आया आपको? आर्थिक समस्याओं के भी अलग अलग प्रकार होते हैं ना। जैसे माता पिता के अगर 4 बच्चे हुए तो चारों 4 प्रकार की समस्याएं होते हैं। बच्चे तो भगवान का स्वरूप होते हैं, लेकिन बच्चे समस्या भी तो होते हैं। तो माता पिता जानते हैं कि चारों बच्चे 4 प्रकार की समस्या हैं। उसी प्रकार अर्थव्यवस्था में भी समस्याओं का प्रकार अलग अलग होता है। और अगर समस्याओं का प्रकार अलग अलग है तो समाधान भी तो अलग अलग होगा।
यस और नो? बहुत बढ़िया, समझदार बच्चे हो। स्टिमुलस पैकेज यानी एक आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज का अर्थ क्या होता है, यह समझने के लिए हमको डिमांड साइड वर्सेस सप्लाई साइड में घुसना पड़ेगा। उसमें हम जाएंगे डिफरेंस बिटवीन ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस एंड कोरोना फाइनेंशियल क्राइसिस। 2007, 8, 9, 10 में जो भीषण संकट आया था, आप में से कई तब नन्हे मुन्ने बच्चे थे, वो एक अलग प्रकार की क्राइसिस थी, जीएफसी। 2020 की क्राइसिस, कोरोना फाइनेंशियल क्राइसिस, एक बहुत अलग प्रकार की क्राइसिस है। तो दोनों में क्या है मूल अंतर, और इसलिए क्या सरकारों को सोच बदलनी चाहिए? भारतीय अर्थव्यवस्था दिसंबर 2019 तक किन समस्याओं से जूझ रही थी, और मोदी जी ने मई 2020 में जो एएनबीए घोषित किया वो क्या था? छठा बिंदु हमारा पूरे पैकेज को एबीसीडी करके आपको बताएगा बारीकियों में। वित्त मंत्री ने आज एक लंबे चौड़े इंटरव्यू में, आज 20 मई है जिस दिन मैं सेशन आपके लिए लाया हूं प्यारे साथियों, यह बताया है कि हमने जो किया क्यों किया, तो हमें उनका पक्ष समझना पड़ेगा। फिर हम देखेंगे विशेषज्ञ क्या बता रहे हैं कि एएनबीए में क्या कमियां हैं, लघु अवधि में इससे क्या नुकसान होगा, जो वित्त मंत्री ने रिफॉर्म्स लाए हैं उनका लॉन्ग टर्म में क्या असर होगा, भारत में आर्थिक संकुचन जो होने वाला है, सिकुड़न जो आने वाली है, वो कितनी भयानक होने वाली है, और उसके बाद हम एक अंतिम रूप से सारांश को समझेंगे। यस और नो? पूरी तरह से क्लियर हो गया? तो प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक ट्रबल्स पॉसिबल। यह हमारा आज का पहला विषय होगा, मतलब हमारे एजेंडा का पहला बिंदु। मजा आ रहा है कि नहीं आपको? तो इससे पहले कि मैं आपको यह बताऊं कि कितनी प्रकार की आर्थिक समस्याएं दुनिया ने पिछले 100 सालों में देखी है, क्योंकि 100 सालों में ही हम ये कह सकते हैं, पिछले 100 वर्षों में एक मॉडर्न इकोनॉमी का जन्म हुआ। यह तो आप मुझसे सहमत होंगे कि नहीं भैया? एक आधुनिक 20वीं और 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था तो पिछले 100 सालों में ही हुई ना। उसके पहले हम ये कह सकते हैं 19वीं सदी में, मतलब 1800 से लेके 1899 तक, कि वो एक बहुत अलग किस्म की दुनिया थी। लेकिन 1900 के बाद की दुनिया में जो वैज्ञानिक तरक्की हुई, अभूतपूर्व थी। इसलिए हम हमारा ध्यान पिछले 100-110 सालों पर रखेंगे, और इस आधुनिक अर्थव्यवस्था में जिस तरह की समस्याएं आई उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले 1 मिनट लेकर हम ये देखना चाहेंगे कि मोदी जी का दावा यह है कि जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है, यह दरअसल 21 लाख करोड़ का पैकेज है। लाख करोड़ का मतलब यूनिट में होता है ट्रिलियन। 21 लाख करोड़ रुपये का पैकेज बराबर 277 बिलियन डॉलर का पैकेज, जो दावा यह है कि हमारे जीडीपी के 10% के बराबर है। यह आंकड़े आप सबसे पहले समझ लीजिए कि जो आत्मनिर्भर भारत अभियान में हमें दिया गया है पैकेज, वो भारत सरकार का दावा है कि भाई जीडीपी के 10% के बराबर है। तो अभी तक जो मेरे साथ इस सीरीज में जुड़े हैं उन्हें तो ये फिगर अब अच्छी तरह से रट चुके हैं कि हमारा 2019-20 का जीडीपी कितने लाख करोड़ का था बेटा? 203 लाख करोड़ का। ये कहां से पता चला? एनएसओ का, जो मॉस्पी का हिस्सा है, फरवरी 2020 में सेकेंड एडवांस एस्टीमेट ऑफ नेशनल इनकम जो लाए थे, उसमें जो हमारा नॉमिनल जीडीपी, सांकेतिक जीडीपी, नाममात्र जीडीपी जो बताया गया था करंट प्राइसेस में, वो था 203 लाख करोड़। दूसरा जीडीपी होता रियल जीडीपी, जिसमें से आप इन्फ्लेशनरी फैक्टर अलग कर देते हैं डिफ्लेटर लगा के, तो वो बन जाता है आपका रियल जीडीपी। समझ में आ गया? वो भी आप रियल जीडीपी को भी आप करंट प्राइसेस पे या कांस्टेंट प्राइसेस पे 2011-12 पे भी ले सकते हैं। उस सब में हम नहीं जाएंगे, हम मोटा मोटा ये देख रहे हैं कि हमारा जीडीपी 203 लाख करोड़ का 2019-20 में था। बस इससे ज्यादा तो फिर जीडीपी का अलग लेक्चर होगा, उस पर बात करेंगे। तो 20 लाख करोड़ यानी इसका 10%। यह समझ में आया कि नहीं आपको? प्यारे दोस्तों, अब एक विवाद छिड़ गया। विवाद यह छिड़ गया कि बहुत सारे एक्सपर्ट, लगभग 15 अलग अलग कंपनियों ने और एक्सपर्ट्स ने कहा कि यह जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है, इसका फिस्कल फुटप्रिंट केवल 1% है जीडीपी का। तो इतना बड़ा गैप कैसे हो सकता है? एक और सरकार का आधिकारिक दावा है कि हमने 10% जीडीपी का राजकोषीय समर्थन पैकेज दे दिया, फिस्कल स्टिमुलस पैकेज। फिस्कल यानी जो सरकार करती है, राजकोषीय।
मॉनेटरी यानी जो आरबीआई करता है, मौद्रिक, दो तरीकों से होता है। तो सरकार का दावा है कि सब कुछ मिला के 10% जीडीपी का पैकेज हम लाए हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि एक्चुअली फिस्कल कंपोनेंट, राजकोषीय कंपोनेंट, केवल 1% है। तो इतना बड़ा गैप तो होना नहीं चाहिए। तो देखते हैं क्या है, कहां परसेप्शन का गैप है, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़े, लेकिन अगर इतना परसेप्शन का गैप रहेगा तो अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़ेगी तेजी से, इस बात को हमें थोड़ा सा समझना होगा। यस और नो? तो मैंने आपको अभी तक यह बताया कि भाई सरकार का दावा क्या है, लेकिन अब हम गहराई में उतरने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक ट्रबल्स पॉसिबल। किसी भी अर्थव्यवस्था में पिछले 100 सालों में किस किस तरह की समस्याएं देखी गई, वो अब हम देखना शुरू कर रहे हैं। अथ श्री महाभारत कथा, कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की परमार्थ की। 1929 में सबसे पहले विश्व ने एक ऐसा संकट देखा जो उसने उससे पहले कभी नहीं देखा था, द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ यूएसए। 1929 में ग्रेट डिप्रेशन नाम की जो बहुत भीषण वित्तीय क्राइसिस आई थी, वो हम आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं की सबसे बड़ी क्राइसिस मान सकते हैं। तो ये महान आर्थिक महामंदी, यहां से मैं क्यों शुरू कर रहा हूं? क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, आज 2020 में अनेक ग्लोबल एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोविड-19 के बाद की दुनिया जो बनेगी, वो इस आर्थिक महामारी के बाद के 10 सालों वाली दुनिया के जैसे ही दुष्परिणामों से प्रतिबिंबित होगी। Whatever repercussions were created in the aftermath of the Great Depression USA are going to be the repercussions we are going to see in the aftermath of the COVID-19 crisis 2020. Although the precipitating factors are very, very different. दोनों समस्याओं के पीछे जो कारक लगे हुए हैं, चिंगारी लगाने वाले, वो एकदम अलग हैं एक दूसरे से। लेकिन अगले 10 साल समस्याएं एक समान आएंगी हमारे सामने, ऐसा कई विशेषज्ञों का कहना है। समझ में आया आपको? अब ये ग्रेट डिप्रेशन क्यों आया था? देखो यार, ये तो पूरा टॉपिक है अपने आप में, लेकिन 1 मिनट में आपको बता देता हूं, क्योंकि कई बच्चों ने पूछा कि सर समझाओ समझाओ ग्रेट डिप्रेशन। और इससे पहले कि आगे बढ़े, अगला जो सेशन होगा प्यारे साथियों, उस सेशन में हम कवर करने वाले हैं माइग्रेंट वर्कर्स इन इंडिया का बहुत ही शानदार टॉपिक। काफी दुख भरी परिस्थिति पूरे भारत में है। हमारे करोड़ों माइग्रेंट वर्कर यानी प्रवासी मजदूर भाइयों की हालत बहुत खराब चल रही है और हर किसी को आगे बढ़कर उनकी मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि सिटीजन्स की तो अपनी एक सीमा होती है, सरकारों को ही करना पड़ेगा। कोशिश कर भी रही हैं सरकारें, यथोचित अभी तक नतीजे आ नहीं रहे, लेकिन हम आपको बताएंगे हमारे अगले सेशन डे 47 में या डे 46 से तब का कि ये प्रवासी मजदूरों का पूरा मामला है क्या, कितने होते हैं, कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, क्यों आते हैं और अभी समस्या क्यों आई, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। तो ग्रेट डिप्रेशन क्यों आया? 1920, 21, 22, 23, 24, 25, 26 तक अमेरिका की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ा, नौकरियां बहुत तेजी से बढ़ी, अर्थव्यवस्था का एक्सपांशन बहुत अच्छे से हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की बात कर रहा हूं। लोगों ने भर भर के पैसा स्टॉक मार्केट में लगाया, जुआ खेलने लगे और 1925, 1926, 1927 में धीरे धीरे एग्रीकल्चर का कोलैप्स हुआ सूखे के बाद, धीरे धीरे इंडस्ट्रियल डिमांड का कोलैप्स हुआ लोगों की परचेजिंग पावर खत्म होने के बाद, लेकिन स्टॉक मार्केट में जुआ लगना जारी रहा। एक दिन सच्चाई सामने आ गई कि इकोनॉमी में वो फंडामेंटल्स ही नहीं थे जो स्टॉक मार्केट में थे। तो 2 दिनों तक धड़ाम से स्टॉक मार्केट, एक शुक्रवार को और एक मंगलवार को, मुंह के बल नीचे गिरा और करोड़ों लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी जो जुए में लगी हुई थी स्टॉक बाजार में, 0 बटा सन्नाटा हो गई। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की भाषा है। और वो बर्बाद हो गए। तो उसके बाद जो स्पाइरल क्रिएट हुआ, उसे सुलझाने में अमेरिका को 10 साल लग गए। और जो उस वक्त राष्ट्रपति थे उन्होंने दखल दिया नहीं, क्योंकि उनका कहना था कि अमेरिका फ्री मार्केट है, हम कैसे दखल दे दें। फिर उसके बाद फ्रैंकलिन डिलैनो रूजवेल्ट आए, डेमोक्रेट थे, 4 बार चुने गए, अकेले राष्ट्रपति, कमर के नीचे का हिस्सा विकलांग थे वो, उसके बावजूद 4 बार चुने गए और इतनी बड़ी सफलता और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीत के दिखाया। उन्होंने न्यू डील लाई, न्यू डील और राजकोषीय समर्थन से अमेरिका को बचाया। यह है ग्रेट डिप्रेशन। लंबी कहानी मैंने 2 मिनट में बताई। तो आज जब कोविड का उसके साथ तुलना हो रही है तो आप समझ लीजिए कितनी भयावह तुलना है वो। उसके बाद बहुत सारी छोटी मोटी क्राइसिस के बाद 1970 के दशक में ऑयल शॉक लगा दुनिया को, जब
अरब देशों ने तेल की कीमतें कई गुना बढ़ा दी, जिसके बाद दुनिया भर में रिसेशन आ गया। उनका कहना था कि पश्चिम के देश फ्री में हमसे तेल लेके जा रहे हैं, प्रैक्टिकली हम क्या कमा रहे हैं उसमें से। तो उन्होंने मार्केट प्राइसेस लगाई, जिससे दुनिया भर में रिसेशन आया। इंदिरा जी की सरकार भारत में थी, भारत में रिसेशन आया और गरीबी बढ़ी। उसके बाद आपको पता ही है 2000 में Y2K प्रॉब्लम था, 2001 में .com बस्ट की प्रॉब्लम थी, और साथ ही साथ 9/11 टेरर अटैक था। तो अमेरिका में यह रिसेशन का समय था, जिसके बाद एलन ग्रीनस्पैन साहब ने मौद्रिक सारे के सारे ताले खोल दिए और मॉनेटरी एक्सपांशन की नीति लगाई, जिससे एक बहुत भयानक अगली फाइनेंशियल क्राइसिस की तैयारी अमेरिका में हुई। इससे पहले भारत में 1990 और 91 में जबरदस्त संकट आया था, यूएसएसआर का कोलैप्स हुआ था और भारत में स्थानीय स्तर पर एक काफी उथल पुथल और रिसेशन थी, जिसके बाद एलपीजी आया था। 2007 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, जिसका असर 2010 तक तो प्रत्यक्ष रूप से बना रहा। बात समझ में आई? जो बेसिकली अमेरिका के हाउसिंग मार्केट में सब प्राइम लोन्स की वजह से हुई, इसीलिए इसको सब प्राइम संकट भी कहते हैं। मैं आपको यह बता रहा हूं कि कितनी अलग अलग तरीकों की क्राइसिस होती है, समझ रहे हैं ना। लेकिन इस सब में कहीं भी अभी तक कोई पैथोजन इन्वॉल्व नहीं है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस इन्वॉल्व नहीं है, जैसा 2020 में होने वाला है। 2010 में यूरोजोन क्राइसिस आ गई, यूरोजोन सोवरेन डेट क्राइसिस। और प्यारे दोस्तों 2020 में आ गया है नोवेल कोरोना वायरस SARS-CoV-2 का पैंडेमिक क्राइसिस, जिसको लोगों ने नाम दिया है कोरोना फाइनेंशियल क्राइसिस CFC। 2007-10 जो थी वो थी GFC वर्सेस CFC। इतनी तरह की आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं, सबके प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन 2020 का संकट इन सभी संकटों से जिस मूल प्रवृत्ति में भिन्न है वो है कि यह मूलतः आर्थिक संकट है ही नहीं, यह मूलतः एक प्राकृतिक संकट है, वायरस का संकट, जिसका समाधान विज्ञान से होगा, टीके और दवाइयों से। इसका समाधान फिस्कल पैकेज देने से तो होना ही नहीं है। तो सर फिर हम फिस्कल पैकेज मांग ही क्यों रहे हैं? क्योंकि इकोनॉमी पूरी तरह से बैठ जाएगी जब तक समाधान आएगा, वैज्ञानिक समाधान। तो इकोनॉमी बैठ न जाए इसलिए सरकार से बोल रहे हैं खर्च करो, नहीं तो सब बैठ गया तो फिर आप खर्च करोगे तो भी क्या होगा, टीका आने के बाद भी क्या होगा। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोई कंपनी जब बंद हो जाती है उसे फिर से शुरू करना एक असंभव सा काम होता है। लेकिन कोई कंपनी भली लंगड़ाते लंगड़ाते चलती रहे तो वो चलती रहती है। इसलिए कंपनियों को बंद होने से रोकना चाहिए। अर्थव्यवस्था एक साइकिल की तरह होती है, मतलब एक पहिए की तरह चल रही है, धीमा हो जाए चलेगा, रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर उसको शुरू करने में पसीने छूट जाते हैं अच्छे अच्छे देशों के। आई होप आपने जॉन मेनार्ड कीन्स के बारे में सुना होगा, कीनीजियन पंप प्राइमिंग के बारे में सुना होगा। नहीं सुना, कोई दिक्कत नहीं, आज आप सुनेंगे। तो प्यारे दोस्तों, क्या आपको यह समझ में आया कितने प्रकार के संकट हो सकते हैं? मैंने आपको ये जो सारे अभी नाम बताए अलग अलग संकटों के, अब आप इनके पीछे छुपी सबसे गहरी बात को समझिए, जो आपके लिए बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए। उसके बाद मैं पॉइंट 2 पर आऊंगा। सेशन में मजा आ रहा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। पीटी मिशन को अपना कंट्रीब्यूशन देते चलें, और यूट्यूब के हमारे चैनल पर ज्वाइन का बटन है, मंथली मेंबरशिप में अलग से भी वीडियो मिलते हैं, जरूर ज्वाइन कीजिए, हमें समर्थन दीजिए। धन्यवाद। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो आज के डिस्कशन का मर्म है। इट इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द डिस्कशन। बाबा साहब ने बोला था कि आर्टिकल 32 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भैया अब हम जो बताने जा रहे हैं, इट इज द हार्ट एंड सोल ऑफ आवर डिस्कशन। समझ में आया कि नहीं? क्यों कहा था बाबा साहब ने वैसा, बता देना कमेंट थ्रेड में कि अनुच्छेद 32 हमारे संविधान का हृदय और आत्मा है। प्यारे दोस्तों, अर्थव्यवस्था में डिमांड वर्सेस सप्लाई साइड को समझना बहुत आवश्यक होता है। यह हम आपको अब समझाने जा रहे हैं। इसे कृपया बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि जिसने इसको समझ लिया उसने एक बहुत ही बेसिक सच्चाई को समझ लिया। डिमांड वर्सेस सप्लाई साइड। डिमांड का मतलब होता है मांग पक्ष, सप्लाई का मतलब होता है आपूर्ति पक्ष। समझ में आया? किसी भी अर्थव्यवस्था में ये दो चीजें होती हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था पर फोकस करके डिमांड वर्सेस सप्लाई साइड को समझने का काम शुरू करते हैं। पहले सरल भाषा में आपको बता देता हूं, उसके बाद लिख के पढ़ाता हूं। प्यारे दोस्तों, डिमांड साइड का मतलब होता है मांग पक्ष।
अर्थव्यवस्था में दो ही साइड होती हैं। डिमांड साइड में आएगा कंज्यूमर स्पेंडिंग, उपभोक्ता व्यय। मैं जो कुछ भी खरीदता हूं, खर्चा करता हूं एज अ सिटीजन, तो जितने भारत के 137 करोड़ सिटीजन प्रतिदिन खर्चा करते हैं उसको आप जोड़ लेंगे तो वो हो जाएगी कंज्यूमर डिमांड। खाने पर, पीने पर, कपड़े लत्तों पर, वाहनों पर, हाउसिंग लोन्स पर, बच्चों की पढ़ाई पर, दवाइयों पर, हर चीज जोड़ लीजिए, कंज्यूमर डिमांड हो गई। कंज्यूमर डिमांड भारतीय जीडीपी का 65% तक कंट्रीब्यूट करता है। आप और मैं जो खरीदते हैं अलग अलग नाना प्रकार की वस्तुएं, इतना वाइब्रेंट मार्केट है भारत का, करोड़ों तरह की चीजें बनती हैं, बिकती हैं, आदमी बनाता है, आदमी खरीदता है। 60 से 65% हमारे जीडीपी का तो सिर्फ यही है कंज्यूमर कंजम्पशन, कंज्यूमर डिमांड एंड कंजम्पशन। शायद अब आपको समझ में आया होगा क्यों बार बार सरकार को बोला जा रहा है कि कंज्यूमर डिमांड को कोलैप्स मत होने दीजिए। तो कंज्यूमर डिमांड हमारे जीडीपी का 60 से 65% है, यह डिमांड साइड हो गया। दूसरा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सरकार जीपें खरीदती है, सरकार ऑफिस चलाने के लिए बिजली खरीदती है, सरकार स्टेशनरी खरीदती है, यह सब गवर्नमेंट डिमांड में आता है। और कंपनियों की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट्स किए जाते हैं उनको भी हम, उससे पैदा होने वाली एक्टिविटी को भी अभी के लिए इन्वेस्टमेंट साइड में पकड़ लेते हैं, डिमांड साइड में पकड़ लेते हैं। तो ये 3 तरीकों से भारत में डिमांड क्रिएट होगी। समझ में आ गया? जिसको हम एक एग्रीगेट डिमांड का नाम दे दें। अदरवाइज हमको प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पीएफसी अलग करना पड़ेगा, निजी अंतिम उपभोक्ता व्यय, और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सरकारी अंतिम उपभोक्ता व्यय। और साथ में फिर नेचुरली इन्वेस्टमेंट साइड होगी, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, जीएफसीएफ, यानी कि सकल स्थिर पूंजी निर्माण। अब आते हैं सप्लाई साइड पर। सप्लाई साइड यानी आपूर्ति पक्ष। तो सप्लाई साइड में क्या क्या आएगा प्यारे दोस्तों? जितना भी हमारे अर्थव्यवस्था में प्रोडक्शन हो रहा है, जितना भी प्रोडक्शन जो अल्टीमेटली बाजारों में आएगा, जितना क्रेडिट की अवेलेबिलिटी है, लोन्स की, पैसे की, जो कि आरबीआई और बैंकिंग सिस्टम से होगी, इसमें फिस्कल साइड कुछ भी नहीं कर सकती। और जितना भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की अवेलेबिलिटी होगी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब सप्लाई साइड की होगी। तो भारत सरकार जब इस बार एग्री रिफॉर्म्स में आत्मनिर्भर भारत अभियान में बोलती है कि हम एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 को बदल देंगे, एपीएमसी मंडी एक्ट के सिस्टम को बदल देंगे, ये सब सप्लाई साइड के लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स हैं जो लॉन्ग टर्म में स्थिति को सुधारेंगे, जिसको हम रिफॉर्म कहते हैं। 1991 का रिफॉर्म, फैक्टर मार्केट रिफॉर्म नहीं हुए, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। मेरी इस पूरी सीरीज को ध्यान से देखना दोस्तों, अलग अलग एग्जाम की तैयारी और आपकी पर्सनल तैयारी के लिए एक अद्भुत रिसोर्स है, इसको मिस मत कीजिएगा। तो क्या आपको डिमांड और सप्लाई साइड का अंतर समझ में आ गया? तो डिमांड साइड में हमने क्या क्या देखा प्यारे साथियों? अभी हमने डिमांड साइड में देखा कंज्यूमर डिमांड, तो जितना भी उपभोक्ता व्यय है प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, वो भी हमने इसी में देख लिया, यस और नो। और जितने भी हमने कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट माने वो भी इसमें मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है। सप्लाई साइड में हमने क्या क्या देखा? जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है कंपनी से, अलग अलग कंपनी से, सर्विस सेक्टर से इत्यादि, वो सब आ जाएगा। जितना भी क्रेडिट की अवेलेबिलिटी है वो सब आ जाएगी, और जितना भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन के कारकों की उपलब्धता है वो सब आ जाएगी। किसी भी अर्थव्यवस्था में जब संकट पैदा होता है तो सबसे पहला प्रश्न यह कि यह डिमांड साइड प्रॉब्लम है कि सप्लाई साइड प्रॉब्लम है। आप डॉक्टर के पास गए कि डॉक्टर साहब सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है? फिर डॉक्टर साहब बोले इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है? फिर आपने डॉक्टर साहब को बोला सर आप भी गाना गाते हो? डॉक्टर साहब बोले जब मरीज गाएंगे तो हम भी गाएंगे। डॉक्टर साहब पूछेंगे कि सीने में जलन क्यों हो रही है, मुझे देख लेने दो। क्या भैया एसिडिटी से हो रही है? क्या भैया किसी तरह के आपको सीने की ही तकलीफ हो गई है? क्या आपको कोई हार्ट का प्रॉब्लम हो गया है? क्या आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो गया है? डॉक्टर जब तक डायग्नोसिस नहीं करेगा वो आपको दवाइयां कैसे देगा? और अगर सीने में जलन के बाद दवाई हड्डियों के जोड़ के दर्द की दे दी जाए
तो नतीजे बड़े फलदायक नहीं होंगे। आपको बात समझ में आई? फॉर एनी गवर्नमेंट टू प्लान अ स्टिमुलस पैकेज, it is extremely important that the government gets a very clear idea of what is the fundamental root of the problem in the economy. If it is a demand side problem, the medicine has to be a demand side medicine. If it is a supply side problem, the medicine has to be a supply side medicine. If it is both a demand and supply side problem, you have to treat both simultaneously. यह फंडा समझ में आया कि नहीं? क्योंकि अगर यह समझ में आ गया तो आगे की सारी बातें समझ में आ जाएंगी, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कोई शक? मजा आ रहा है? चीजें सरलता से समझ में आ रही हैं? परीक्षा का डर और अर्थव्यवस्था से जुड़ी बातों का और अर्थशास्त्र से जुड़ी इन सरल सरल बातों का मन में जो घबराहट आपने पाल रखी थी वो दूर हो रहा है। तो अब आपने ये समझ लिया कि डिमांड और सप्लाई का अंतर क्या होता है, तो अब आप समझ लोगे बहुत अच्छे से मीनिंग ऑफ अ स्टिम्युलस पैकेज। प्यारे दोस्तों, समर्थन या प्रोत्साहन पैकेज का मतलब क्या होता है? उसका मतलब यह होता है कि सरकार यह पता करे कि मेरे देश में पवन चले पुरवाई। अरे सर, इतने गाने वाने मत गाया करो सर, आपका समय कीमती नहीं है सर, लेकिन हमारा समय बहुत कीमती है सर, ऐसा मत करो। गाना बजाना तो बहुत जरूरी है जीवन में। नीरस मुंह लटका हुआ चेहरा लेके यार तुम कैसे अच्छे ऑफिसर बनोगे यार? प्लीज यार, बुरा मत मानना यार। सरकार के लिए यह बहुत जरूरी है यह पता करना दैट वेदर इट इज ग्रैपलिंग विद द डिमांड प्रॉब्लम और अ सप्लाई प्रॉब्लम, बिकॉज what will I stimulate? Will I stimulate demand or will I stimulate supply? मरीज डॉक्टर के पास गया है और गलत चीज की दवा लेकर आ गया तो उसके नतीजे अगर विनाशकारी नहीं हुए तो लाभप्रद तो नहीं ही होंगे। अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया, एक बार 5 सेकंड का समय देता हूं, दिमाग में जरा अच्छे से चेक करो कि समझ में आ गया कि नहीं। तो प्यारे दोस्तों, स्टिमुलस में सरकार क्या करती है? सरकार अगर डिमांड साइड की प्रॉब्लम है तो जनता के हाथ में नोट दे देगी कि जाओ भाई खर्च करो, और अगर स्टिमुलस देना है सप्लाई साइड प्रॉब्लम को दूर करने के लिए तो जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं अर्थव्यवस्था के उनको रिफॉर्म करेगी। डिमांड साइड की प्रॉब्लम एक ऐसी अर्थव्यवस्था में जहां जीडीपी का 60 से 65% आउटपुट प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर आधारित है, वहां पर अगर डिमांड साइड की प्रॉब्लम है तो सरकार को जनता के हाथ में पैसा देना होगा। जनता के हाथ में पैसा देने के बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन मोटे तौर पर सरकार को सीधा सीधा पैसा लोगों तक पहुंचाना है। और अगर सप्लाई साइड की समस्या है, मतलब ये या ये, तो सरकार को ढांचागत सुधार लाकर चीजों को ठीक करना पड़ेगा। यह बात समझ में आई आपको? अब दोस्तों, एक स्टेप आगे चल के हम यह देखें कि दरअसल 2007 में क्या हुआ था। जब हम बात करते हैं 2007 की, तो 2007 की समस्या विशुद्ध रूप से वित्तीय समस्या थी। अमेरिका के हाउसिंग सेक्टर में गलत सब प्राइम लोन देने की समस्या थी। तो अगर हाउसिंग सेक्टर को ठीक कर देते हैं और अमेरिका के वित्तीय सेक्टर के टूटे कॉन्फिडेंस को ठीक कर देते हैं तो समस्या ठीक हो जाती है। वो समस्या ही फाइनेंशियल इकोनॉमी से घुस गई रियल इकोनॉमी में। फाइनेंशियल इकोनॉमी को ठीक किया, रियल इकोनॉमी ठीक हो जाएगी। आज 2020 की समस्या नेचुरल वर्ल्ड से घुस के रियल वर्ल्ड में आ गई और रियल वर्ल्ड से घुस के फाइनेंशियल वर्ल्ड में चली गई। तो जीएफसी सीएफसी से बिल्कुल भिन्न हो गया। यह मैंने थोड़ा एडवांस में बता दिया, पॉइंट 3 पर 1 मिनट के बाद आएंगे। तो अब वापस आ जाते हैं हमारे दूसरे बिंदु पर कि मीनिंग ऑफ अ स्टिमुलस पैकेज। तो सरकार जहां कहीं भी दिक्कत होगी उस चीज की तरफ ध्यान देगी। अब आप बोलेंगे सर लोगों को पैसा दे देना, सरकार पैसा कहां से लाएगी?
ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी दुनिया में लोगों को है कि सरकार के पास पैसा सीमित होता है। अगर आप भी ये सोचते हैं तो फिर आपने तो सरकार का मतलब ही नहीं समझा। अब मैं जो समझाने जा रहा हूं खुले दिमाग से समझना, क्योंकि बहुत भ्रांतियां हैं लोगों को और वो टुकड़ों टुकड़ों में चीज सुनते हैं, फिर उछलने लगते हैं, उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। मैं नहीं चाहता वैसा हो और आपको दवाइयां लेनी पड़े। तो पूरी बात सुनना है ना, उसके बिना अपनी राय बनाना मत। आधुनिक सरकारें सोवरेन सरकारें होती हैं, संप्रभु सरकार, जिनसे भगवान भी सवाल नहीं पूछ सकता। ये मॉनेटरी सोवरेन सरकारें होती हैं, मौद्रिक रूप से स्वायत्त संप्रभु सरकार। संप्रभु में ही प्रभु घुसा हुआ है, ऊपर से सम और जोड़ दिया तो ताकतवर भगवान से भी ज्यादा। सोवरेन मॉनेटरी गवर्नमेंट का मतलब यह होता है कोई भी सरकार कभी भी कैन नॉट रन आउट ऑफ मनी। सरकार के पास पैसा खत्म हो ही नहीं सकता। सर क्या बात कर रहे हो सर, ऐसा थोड़ी होता सर, फिर एनुअल बजट हम क्यों लाते हैं? अरे भाई, एनुअल बजट में आप जैसे इस साल 2020-21 का बजट जो अब पूरी तरह निरर्थक हो गया, आज स्वयं फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी के आज के इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आपका बजट तो अब किसी काम का ही नहीं है क्योंकि हालात बदल गए। उन्होंने बोला बिल्कुल सही, ये बात हमने मार्च 30 को बोली थी कि सरकार का बजट अब पूरी तरह निरर्थक होगा, सरकार को नया बजट लाना चाहिए। पैंडेमिक आने के बाद योर एंटायर कैलकुलेशंस फॉर द ईयर हैव गॉन हेवायर, अराय। आप कहां तो 5, 6, 7, 8% जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहे थे और अब आप एक ऐसी स्थिति में फंसे हैं कि 5% का संकुचन होगा कि 10% का संकुचन होगा कि 20% का, उस पर लड़ाई चल रही है। तो वो बजट बेकार हो गया। तो आप नया बजट लाइए, ये बात हमने 30 मार्च को कह दी थी अपने सेशन में। वो आज रिपीट हुई तो हमें इस बात की खुशी है कि हमारी समझ उस दिशा में सही थी। तो आप बिंदास इन चीजों को समझिए और अपनी समझ खुद डेवलप कीजिए। तो दोस्तों, मॉनेटरी सोवरेन गवर्नमेंट ने 2020-21 का बजट जब फरवरी में लाया तो 30 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर प्लान किया। उस हिसाब से रेवेन्यू देखा, जो गैप थी वो फिस्कल डेफिसिट है, वो बाजार से उठाएंगे। वो सरकार छाप भी तो सकती है नोट। अरे सरकार को ही तो अधिकार है ना नोट छापने का। नोट होते क्या है? नोट कागज के टुकड़े हैं। मैं आपको देता हूं, आप लेते हैं क्योंकि आपको यकीन है कि वो नोट नकली नहीं है और ये आदमी भी नकली नहीं है। अब ये आदमी के पास नोट ऐसी किसी आदमी से आया और ऐसा होते होते अल्टीमेटली आरबीआई से छप के आया। तो नोट तो कागज पे ही छपते हैं ना। सरकार जितने चाहे नोट छाप ले, सरकार चाहे तो 8-10 लाख करोड़ के नोट छाप के मार्केट में चला दे। ये अधिकार है, हमने दिया है सरकार को अधिकार। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव मेड द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत की सोवरेन सरकार की ताकत जनता से है। जनता भूल चुकी है सब। सरकार हमारा माई बाप नहीं है, हम सरकार के माई बाप हैं। जनता 70 सालों में सब भूल गई है। तो लोगों को पता ही नहीं है कि द फाउंटेन हेड ऑफ द सुप्रीम पावर इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द पीपल ऑफ इंडिया, नॉट द गवर्नमेंट। सड़क चलते 100 लोगों से पूछना भारत में संप्रभुता का मूल उद्गम क्या है। आधे लोग बोलेंगे पार्लियामेंट, आधे लोग बोलेंगे सरकार, बचे आधे बोलेंगे नागरिक। सर बचे आधे, हाँ मतलब जीरो। समझ गए ना? नागरिकों ने बनाया संविधान, जिसने बनाया सरकार और उसको आदेश दिया काम कर हमारे लिए। सरकारें हमारी नौकर हैं, हम सरकारों के नौकर नहीं हैं। ये बात हिंदुस्तानी जिस दिन समझ लेंगे उस दिन हमारी प्रशासनिक व्यवस्थाओं में अमूलचूल सकारात्मक परिवर्तन आने शुरू होंगे। वो समय अभी थोड़ा सा दूर है। तो अगर मैं एक सोवरेन मॉनेटरी हूं या एक मॉनेटरी सोवरेन, बेहतर शब्द वो होगा, एक मौद्रिक संप्रभु हूं, तो मैं तो जितना चाहूं नोट छाप सकता हूं। मुझे कौन रोकेगा? आई कैन डू वॉट एवर डेफिसिट मोनेटाइजेशन आई वॉन्ट और सिंपली क्वांटिटेटिव ईजिंग, विच इज बेसिकली प्रिंटिंग ऑफ मनी, हेलीकॉप्टर मनी। समझ में आया? उस पर मेरा एक अलग सेशन अलग से भी उपलब्ध है। तो सरकार के पास पैसा कभी भी खत्म नहीं हो सकता। यह मैं आपको पहले बताना चाहता था। बात समझ में आई कि नहीं? दोस्तों, दूसरे ढंग से आपको मैं ये बताऊं, अगर आपने बजट भारत सरकार का 2020-21 का देखा तो भारत सरकार ने बजट बनाया था 30 लाख करोड़ का, यानी उसका टोटल एक्सपेंडिचर प्लान किया था 30 लाख करोड़ का। उस 30 लाख करोड़ को अगर आप जीडीपी के साथ कंपेयर करोगे तो वो कितना परसेंट हो जाएगा बेटा? वो हो जाता है 14%। तो हमारी सरकार इस साल 30 लाख करोड़ रुपए यानी 30 ट्रिलियन रुपये
खर्च करने चली थी जब जीडीपी था 200 ट्रिलियन रुपये, 30 लाख करोड़ अपॉन 200 लाख करोड़, जो होता है मोटे मोटे तौर पर 14%। तो भारत में सरकार एक 2.8 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी पे 14% खर्च करने चली थी। पैरेलल में अमेरिका से कंपेयर करूं तो वहां की सरकार का बजट है 37% ऑफ 20 ट्रिलियन डॉलर। आप बात समझ रहे हैं? तो अमेरिका और भारत का अंतर आप देखो, यह है इंडिया और यह है यूएस। सरकारें, इतना गैप है उनके खर्चों में। तो क्या अमेरिका में इतना सारा टैक्स रेवेन्यू आ रहा है? बिल्कुल नहीं। अमेरिकी सरकार का डेफिसिट बहुत ज्यादा है, घाटा, बजट घाटा। तो सरकार लिटरली नोट छाप के उसको चला रही है। इट इज नॉट जस्ट बिकॉज डॉलर इज द रिजर्व करेंसी, बल्कि वहां के लोग, वहां के शहर, वहां की कंपनियों की प्रोडक्टिविटी इतनी जबरदस्त है कि जो फ्यूचर पोटेंशियल इज वेरी ब्राइट। यहां आपको एक हिंट लग जानी चाहिए कि आत्मनिर्भरता का सच्चा अर्थ क्या होना चाहिए। तो स्टिमुलस पैकेज का अब हम इसको समराइज कर दें, मतलब होता है कि जहां दिक्कत हो वहां मदद दो, जहां दिक्कत नहीं हो वहां मदद मत दो, और जहां ज्यादा दिक्कत हो वहां ज्यादा मदद दो, जहां कम दिक्कत हो वहां कम मदद दो। यह होता है स्टिमुलस पैकेज। समझ में आया? प्लस आई एम अ मॉनेटरी सोवरेन, आई कैन डू एनीथिंग। मैं सरकार हूं, मैं कल को 50 लाख करोड़ छाप के मार्केट में डाल सकता हूं, हर एक के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए डाल सकता हूं। सर क्या बात कर रहे हो? ऐसे हर एक के अकाउंट में, हर भारतीय के अकाउंट में? 25 लाख घर हैं भारत में, हाउस होल्ड, 25 करोड़, 25 करोड़ हाउस होल्ड आर देयर इन इंडिया। भारत सरकार कल सुबह उठ के इनमें से सबसे गरीब 80% जितने भी हैं, 20 करोड़ घर, 20 करोड़ हाउस होल्ड, उन सबके अकाउंट में 10-10 हजार रुपए डाल सकती है। यह अधिकार है उसका। 20-20 हजार डाल सकती है, 7-7 हजार डाल सकती है, अगले 6 महीने तक 7,000, 7,000, 7,000, 7,000, 7,000, 7,000 डाल सकती है उनके अकाउंट में। यह सरकार का अधिकार है। सर पर यह तो बहुत गलत होगा, निठल्ले, कामचोर, नालायक हो जाएंगे लोग। वो एक अलग डिबेट है कि क्या वाकई लोग निठल्ले, कामचोर होते हैं या नहीं यूबीआई से, यूनिवर्सल बेसिक इनकम से। वो एक अलग ही टॉपिक है पूरा, उसको भी एक मिनट छोड़ो। पर यह सरकार कर सकती है, पहले यह समझो। ये जब तक आप नहीं समझोगे आपको समझ नहीं आएगा स्टिमुलस होता क्या है। क्योंकि अभी तक आप ये मान के चल रहे हो कि सरकार केवल एक चीज पे चलती है और वो है टैक्स। उस पे तो सरकार चलती ही है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। लेकिन सरकार जितना चाहे मॉनेटरी सपोर्ट ले सकती है रातों रात, उसे कोई नहीं रोक सकता। यही होता है मॉनेटरी सोवरेन का कॉन्सेप्ट। अभी तक समझ में आ गया? तो अभी भारतीय आत्मनिर्भर भारत अभियान का जो पैकेज है वो दरअसल किस प्रकार का पैकेज है? डिमांड साइड पैकेज है या सप्लाई साइड? यही तो पढ़ेंगे 5 मिनट में हम। तो ये बैकग्राउंड क्लियर हो गया तो आगे आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा कि लोग ये क्यों बोल रहे हैं और क्या वो सही बोल रहे हैं। ये भी तो देखना है ना हमें, क्योंकि सरकार ने तो बहुत कुछ अनाउंस किया। थोड़ी देर में आपको मैं दिखाऊंगा। ये सरकार की जो घोषणाएं हैं वो सब मैंने यहां लगा दी हैं। इन लेक्चर्स में मैं इन्फोग्राफिक नॉर्मली ले नहीं रहा हूं, लेकिन आज इसलिए लिए क्योंकि लंबा चौड़ा एक कार्यक्रम है, इसलिए आपको कुछ डेटा तो देना ही पड़ेगा। डाउनलोड फाइल में भी आपको ये सब मिलेगा। तो ये जो लंबी चौड़ी घोषणाएं हुई हैं, ये डिमांड साइड की हैं कि सप्लाई साइड की हैं, उसी पे से तय होगा कि ये पूरा पैकेज जीडीपी का 20% है, 10% है या 1% है, मतलब 21 लाख करोड़ का है या सिर्फ 2 लाख करोड़ का है। अब आगे चलते हैं, द डिफरेंस बिटवीन जीएफसी एंड सीएफसी। प्यारे दोस्तों, जब 2007 में अमेरिका का हाउसिंग मार्केट पूरी तेजी से पतन की तरफ बढ़ा तो एक बहुत भयंकर घबराहट का माहौल हो गया दुनिया में, क्योंकि अमेरिका का हाउसिंग मार्केट इतना तेजी से कैसे गिर सकता है, ये लोग पूछने लगे। और समस्या ये थी कि अमेरिका में 2001 से लेके 2007 तक हाउसिंग मार्केट में जितना पैसा अमेरिका के बैंकों ने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने पंप इन किया था, सब प्राइम लोन दे दे के, मतलब ऐसे लोगों को लोन देना जो रीपेमेंट की कैपेबिलिटी बहुत लिमिटेड है, इससे पैदा रिस्क केवल अमेरिका तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं थी। बड़े स्मार्ट कोट टाई पहनने वाले आईआईएम के एमबीए टाइप के लोगों ने, जिनको क्वांट जॉक्स कहते हैं, यह दावा किया दैट रिस्क इज टेम्ड एंड सो वी कैन एक्चुअली टेक दीज लोन डॉक्यूमेंट्स एंड चॉप देम एंड क्रिएट न्यू फैंटास्टिक
इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स। तो अमेरिका के एमबीए फाइनेंस और बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ने क्या किया, ये सब जो बोरिंग धंधा था, हाउसिंग लोन का धंधा बड़ा बोरिंग धंधा होता है, उसमें क्या आपने लोन दिया 20 साल तक आदमी चुकाता रहता है इंस्टॉलमेंट, बड़ा बोरिंग काम है। उन्होंने कहा लेट्स स्पाइस इट अप, इसको थोड़ा सा रोमांटिक बनाते हैं। तो उन्होंने सारे लोन डॉक्यूमेंट्स को मिक्स किया, उसमें से बेस्ट को ए ग्रेड में रखा, सेकंड बेस्ट को बी में, सेकंड उसको चॉपिंग कर दिया अलग अलग, और इन सबको कोलैटरलाइज डेट ऑब्लिगेशन बना के सिक्योरिटाइज कर दिया और दुनिया भर में बेच डाला। और दुनिया भर के लोग ये देख रहे थे कि हाँ यार, अमेरिका का हाउसिंग मार्केट है, अमेरिका है तो गलत कुछ हो ही नहीं सकता। तो कोलैटरलाइज डेट ऑब्लिगेशन के नाम पर ये नए नए फैंसी इक्विपमेंट दुनिया भर में बिके, दुनिया भर के लोगों ने पैसा लगा दिया। मतलब जो रिस्क अमेरिका की थी वो पूरी दुनिया में कंटेजन की तरह फैल गई। लेकिन लोग क्यों नहीं डरे? क्योंकि इसके ऊपर बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज ने इंश्योरेंस का सिक्का लगा दिया क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप के नाम पे। तो ये इंश्योरेंस की गारंटी भी थी। और हालात ये हो गए थे क्योंकि जीडीपी लगातार बढ़ रहा था, तो इंश्योरेंस कंपनियां बिना देखे सीडीओ पे मोहर लगाती जा रही थी। और दुनिया के लोग देखते थे ठीक है ये इंश्योर्ड है, मतलब उन्होंने स्टडी किया, उन्होंने कोई स्टडी नहीं किया, और ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अरबों डॉलर दुनिया भर ने अमेरिका के हाउसिंग सेक्टर से निकले इन इंस्ट्रूमेंट्स में लगा दिए। और जब सब प्राइम लोन्स आने बंद हुए, इंस्टॉलमेंट आनी बंद हुई, तो धीरे धीरे ये सारे इक्विपमेंट फेल होने लगे। रातों रात लोग गरीब हो गए, कुछ कुछ देश बैंकरप्ट हो गए। भारत में आईसीआईसीआई बैंक ने काफी पैसा लगाया था, उसके अलावा किसी ने नहीं लगाया था ज्यादा पैसा। तो आईसीआईसीआई बैंक की जैसी खबर आई तो आरबीआई को मैदान में आके बोलना पड़ा घबराओ मत, आईसीआईसीआई सुरक्षित है। क्योंकि सारे एटीएम्स के बाहर हमारे भारतीय लोग खड़े हो गए थे जाके कि पैसा निकाल लो, आईसीआईसीआई खत्म हो रहा है। 2008 की बात कर रहा हूं। रन ऑन द बैंक ये होता है, सब कॉन्फिडेंस पर टिका है, 1 मिनट में कहानी खत्म होती है। नहीं तो समझ में आई बात आपको? तो ये थी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। मतलब ये निकली कहां से? फाइनेंशियल सेक्टर से। घुसी कहां जाके? रियल इकोनॉमी में। समझ में आया कि नहीं? तो अगर मैंने फाइनेंशियल इकोनॉमी को ठीक कर दिया तो रियल इकोनॉमी की समस्याएं भी ठीक हो गई। अब आइए 2020 की कोरोना फाइनेंशियल क्राइसिस पे। ये निकली कहां से? नेचुरल वर्ल्ड से, प्राकृतिक वर्ल्ड से, किसी चमगादड़ के शरीर से किसी मध्यमवर्ती जानवर तक पहुंची, जहां से इंसान में घुसी। वहां से कहां गई? रियल इकोनॉमी में, क्योंकि लॉकडाउन हो गए। उसका असर किस पर आया? फाइनेंशियल इकोनॉमी पर, वित्तीय क्षेत्र पे, क्योंकि सब कुछ बंद है तो वित्तीय क्षेत्र में हलचल हो गई। तो अगर सीएफसी से निपटना है तो पहले वैक्सीन बनाओ, उसके बाद लॉकडाउन खुलेंगे और सामान्य व्यवस्था आएगी, उसके बाद फाइनेंशियल इकोनॉमी ठीक होगी। क्या आपको मूल रूप से अंतर समझ में आ गया कि नहीं? क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि जीएफसी के समय हमने जो कुछ किया था वही हम सीएफसी के समय करके निकल जाएंगे, तो फिर तो आपने सीने में जलन, आंखों में डॉक्टर साहब तूफान सा क्यों है, समझा ही नहीं डायग्नोसिस आपने। और अगर डायग्नोसिस गलत है तो then the prognosis is very bad. If the doctor ends up diagnosing the disease wrongly, then the prognosis for the patient is terrible, terrible, terrible. मैंने अभी जो कहा इसका अर्थ मुझे जरूर समझाइएगा। मतलब ये रुपए में 100 पैसे की बात कही गई है that if the diagnosis by the doctor of the disease is wrong, then the prognosis for the patient is terrible. तो दोस्तों, हमने अब लॉकडाउन धीरे धीरे खुलते देखे। दुनिया भर में खुल गए लॉकडाउन, भारत में भी खुल चुका है, मतलब खुल ही चुका है। और आने वाले 30 दिनों में लॉकडाउन लगभग पूरी तरह समाप्त होगा, होपफुली ऐसा मान के चल रहे हैं। लेकिन इस धोखे में मत रहना कि कोरोना वायरस जा चुका है। इनफैक्ट जब हमारे यहां पहला लॉकडाउन लगा तब 500 इन्फेक्टेड लोग थे। आज जब चौथा लॉकडाउन खुल रहा है तो 1 लाख इन्फेक्टेड है और प्रतिदिन 5 से 6 हजार का ग्राफ ऊपर जा रहा है। नीति आयोग बोला था, डॉक्टर पॉल ने ग्राफ प्रेजेंट किया, 16 मई को भारत में 0 केस हो जाएंगे। इतनी बड़ी गलती नीति आयोग कैसे कर सकता है? और अगर इस प्रकार के लोग नीति आयोग को चला रहे हैं और ऐसे ही बातें कर रहे हैं कि 16 मई को हमें पक्का पता है कि भारत में कोविड के केस 0 होंगे, तो हमारी तो गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग ही गलत जा रही है। उसका परिणाम आप और हम सब भुगतेंगे। वी आर ऑल इन दिस टुगेदर, कोई भी अकेला तो है नहीं। आपको बात समझ में? मैं तो तथ्यात्मक बात कर रहा हूं, कड़वी बात है, मैं जानता हूं कई लोगों को बुरी लगेगी, लेकिन कूप मंडूक बन के तो फायदा होना नहीं है ना। तो क्या आपको जीएफसी वर्सेस सीएफसी का फंडा समझ में आया? तो ये हमने आखिर पढ़ा क्यों? जल्दी बताइए, कौन बताएगा? जीएफसी वर्सेस सीएफसी
पढ़ना जरूरी क्यों था? वो इसलिए जरूरी था कि अगर कोई भी आपको यह बोलेगा कि जो जीएफसी के समय भारत में किया गया, क्या किया भारत सरकार ने उस वक्त यूपीए 1 की सरकार थी, फिर यूपीए 2 की सरकार आई थी, प्रणब मुखर्जी, पी चिदंबरम, मनमोहन सिंह, इन तीनों ने डबल अटैक किया। आरबीआई से रेपो रेट गिरवाए और आरबीआई को बोला फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में रुपए को संभाल लेना। इन्होंने खुद बहुत सारे टैक्सों में छूट दी। समझ में आया आपको? जो फिस्कल स्टिमुलस हम जो बोलते हैं ना, बहुत सारे टैक्सेस में इन लोगों ने अपनी तरफ से उसमें छूट दी और बाकी वो जो जो सपोर्ट दे सकते थे हाउसिंग सेक्टर को, रियल एस्टेट सेक्टर को, बाय इजी लोन्स या डायरेक्ट हेल्प, वो सब इन्होंने दी। तो फिस्कल और मॉनेटरी दोनों तोपे एक साथ चल रही थी। आपको बात समझ में आई? लेकिन प्राइमरीली सप्लाई साइड की तोपे चल रही थी, डिमांड साइड की तोपे एकदम से नहीं चली थी, वो धीरे धीरे आई थी। प्राइमरी फोकस वाज ऑन सप्लाई साइड। 2007-8-9 में और 2020 में फर्क यह है कि तब आदमी को जान का खतरा नहीं था, ऑफिस रोज जाता था, सारे ऑफिस चालू थे। आज 50 दिन का लॉकडाउन हो गया है। मेरे ख्याल से अब आपको शायद यह समझ में आ गया होगा कि बहुत बड़ा फर्क तब और अब में यह है कि तब हम फंडामेंटली एक सप्लाई साइड प्रॉब्लम से जूझ रहे थे और आज हम फंडामेंटली एक डिमांड साइड प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। क्या अभी तक की बातों से आपको यह फंडा समझ में आया कि नहीं? आज लोगों के पास अब पैसा ही नहीं बचा है बाजार में जाके खर्च करने का, तो लोगों के हाथ में पैसा देना महत्वपूर्ण होगा। जब मैं लोग बोलता हूं तो मैं न केवल भारत के नागरिक बोलता हूं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, बल्कि मैं माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस भी बोलता हूं जो भारत के जीडीपी का 30% से ज्यादा हैं और भारत के एक्सपोर्ट्स का 50% हैं और भारत के एम्प्लॉयमेंट का 90% है, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट का। दोस्तों, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योग भारत के जीडीपी का 30% है, भारत के एक्सपोर्ट का 50% है और भारत के नॉन फार्म, गैर कृषि एम्प्लॉयमेंट का, रोजगार का 90% है। अगर यह सेक्टर डूबा तो अर्थव्यवस्था ही डूब जाएगी। सरकार इसीलिए सबसे पहले इन्हीं के लिए लाई। लेकिन फिर से बात वही थी कि ये लोग बोल रहे थे हमारा बिजली का बिल माफ कर दो, हमें अपने कर्मचारियों को देने के लिए वेजेस के लिए पैसा उपलब्ध करा दो। सरकार ने इनके लिए लोन्स उपलब्ध करा दिए कि आपको हम क्रेडिट दे रहे हैं बिना कोलैटरल सिक्योरिटी के, 1 साल बिना आपको प्रिंसिपल पेमेंट किए, बिना कोई कोलैटरल सिक्योरिटी के आप लोन ले लो। ये बोल रहे थे बिजली का बिल माफ करा दो, लोगों की सैलरी के लिए पैसा दे दो, ये दे दो, वो दे दो, जिससे हम ये 2-3 महीने किसी तरह गाड़ी चला ले, क्योंकि हमारा रेवेन्यू साइड जीरो हो गया है। सरकार ने बोला हम वो तो नहीं करेंगे, लेकिन हम आपके लिए लोन इतने सरल कर देंगे, 3 लाख करोड़ का पैकेज वो अलग से था, कि आप जितना चाहें लोन ले लें। तो यह घोषणा 1 हफ्ते पहले हुई थी, आज 20 मई है। मैंने इस बीच 10 अलग अलग कंपनी के मालिकों से बात की। मेरा काफी बड़ा नेटवर्क है दोस्तों का, कि भाई तुम में से कितने लोग इस लोन के लिए जा रहे हैं। उनमें से कईयों ने अपने अपने बैंकों से बात की। मैंने आज एक से बात की तो उसने बोला मैंने 3 बैंकों से बात की है, तीनों ने बोला हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन अभी तक नहीं आया है। कैन यू बिलीव इट? दोस्तों, आज जब अर्थव्यवस्था में एक एक दिन महत्वपूर्ण है, मैं आज की फीडबैक दे रहा हूं, 7 दिन घोषणा होने के बीत गए, बैंकों ने एमएसएमई को आज ये बोला है हमारे पास अभी तक फाइनल इंस्ट्रक्शन नहीं आए, हम नहीं बता सकते कि हम आपको इस नई योजना में लोन दे पाएंगे कि नहीं, 4-5 दिन बाद फोन करना। 4-5 दिन बाद फोन करना, समझते हो ना उसका भारत में क्या मतलब होता है? मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को, मतलब आदरणीय वित्त मंत्री महोदया को, अनाउंसमेंट करने के पहले बैंकों को इंस्ट्रक्शन भेज देने चाहिए थे कि अनाउंसमेंट होगी और कल से लोन बांटना शुरू कर देना। अब उस बात को 7 दिन हो गए और यह मामला जून पर डाल दिया गया है। ऐसे में तो रिकवरी कभी होगी ही नहीं, इकोनॉमिक रिकवरी। आपको प्रैक्टिकल बातें समझ में आ रही है कि कहां कहां दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। बड़ा सिस्टम है ना, दिक्कत होती है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सरकार चाहती नहीं, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि एक परिचालनात्मक स्तर पे, ऑपरेशनल लेवल पर ये जो गैप्स आते हैं ना, ये मार देते हैं एमएसएमईज को।
अब एमएसएमईज को मार देते हैं कि तीन मतलब है भैया, 30% ऑफ जीडीपी, 50% ऑफ इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स एंड 90% ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो फिर एम्प्लॉयमेंट खत्म होगी तो लोग बाजार में खरीदने ही नहीं जा पाएंगे, तो डिमांड कोलैप्स होगी, तो भारत के जीडीपी का 60 से 65% पीएफसी खत्म होगा। आप सारे डॉट्स जोड़ के देख पा रहे हो कि नहीं, मुझे जल्दी से ये बताओ। तो सप्लाई और डिमांड के बीच का अंतर और जो आरोप है वो समझ में आया कि नहीं? तो जीएफसी सप्लाई साइड प्रॉब्लम थी, सीएफसी डिमांड साइड प्रॉब्लम है, क्योंकि लॉकडाउन्स हैं। अभी तक की सारी बातें समझ में आ गई कि नहीं? बहुत कठिन तो नहीं हो रहा ये सेशन? मैं कोशिश कर रहा हूं उसको सरल करूं, इससे और सरल नहीं किया जा सकता है। तो ये क्योंकि थोड़ा सा इकोनॉमी साइड का टॉपिक है तो मैं उसको काफी टोन डाउन करके पढ़ा रहा हूं, क्योंकि बिगनर लेवल के सेशंस हैं। इवन इफ अ प्रोफेशनल इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, आई कैन अश्योर यू। तो अब तेजी से एक स्टेप आगे चलें। तो जीएफसी और सीएफसी का अंतर सभी हमारे प्यारे प्यारे साथियों को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। एक और बहुत बड़ा अंतर है दोस्तों, वो भी यहीं बता दूं। जीएफसी में यह हुआ था ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में कि एक बार अमेरिका ने समस्या खत्म कर दी थी, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ये मान के चल रहा था समस्या खत्म। सीएफसी में प्रॉब्लम यह है, हर देश को अलग अलग समस्या खत्म करनी है। हर देश की परिस्थिति अलग अलग है, सबका आर नॉट अलग अलग है। आर नॉट क्या होता है बताइएगा? और सिर्फ इतना ही नहीं, मान लीजिए दुनिया के सारे देशों ने समस्या निपटा ली, एक ने नहीं निपटाई, तो ये तो फिर से वहीं की वहीं आ सकती है स्थिति 6 महीने के बाद। डू यू रियलाइज द फंडामेंटल चैलेंज इन सीएफसी? मतलब द प्रॉब्लम ऑफ वन इज द प्रॉब्लम ऑफ एवरीवन। यानी दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम इतना सत्य कभी नहीं हुआ। अगर एक देश कोविड को नहीं दबा पाया तो बाकी सारे खतरे में हैं। मतलब अब हमें ग्लोबल सॉल्यूशन चाहिए और हम ढूंढ रहे हैं नेशनल सॉल्यूशन। दीवारें खड़ी हो रही हैं, तो उस हिसाब से तो ये पैंडेमिक कभी भी खत्म नहीं कर पाएंगे हम। अगर लॉजिकली सोचो तो यही दिखता है ना कि कुछ और दिख रहा है। तो प्यारे दोस्तों, सीएफसी की चुनौतियां इतनी ज्यादा हैं कि मॉनेटरी सोवरेंस विल हैव टू राइज टू द ओकेजन सूनर देन लेटर। वो आप देखोगे। अब चलते हैं चौथे बिंदु पर, स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी टिल दिसंबर 2019। उसके बाद तुरंत प्रधानमंत्री की घोषणा पर आएंगे और फिर मैं आपको तकनीकी जानकारी दे दूंगा। बहुत ज्यादा तकनीकी जानकारियां आपको रटने की जरूरत नहीं है। मोटे मोटे तौर पर क्या हुआ वो भी समझ लिया तो बाकी मैं आपको इन्फोग्राफिक्स दे ही रहा हूं, आप जो चाहें बारीकी से उसको याद भी कर सकते हैं। दिसंबर 2019 तक भारत की अर्थव्यवस्था के बड़े रुझान क्या थे, है ना? यही स्टडी करना है हमको। अब आइए थोड़ा बड़े रुझानों की तरफ रुख कर लिया जाए। भारत की अर्थव्यवस्था 7 स्ट्रेट क्वार्टर्स ऑफ डिक्लाइन देख चुकी थी जीडीपी ग्रोथ में। प्यारे दोस्तों, यह बड़े दुख की बात थी कि सभी प्रयासों के बावजूद अगर आप दिसंबर 2019 से पीछे चलते हैं तो दिसंबर 2019 फाइनेंशियल ईयर 19-20 का तीसरा क्वार्टर था। समझ में आया कि नहीं? तो यहां से पीछे चलो, इस साल का दूसरा क्वार्टर, इस साल का पहला क्वार्टर और इसका पिछला पूरा साल। यह समझ में आया क्योंकि 4 क्वार्टर होते हैं एक साल में। तो अप्रैल 2018 से दिसंबर 2019 तक के 7 क्वार्टर्स में भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ रेट, वास्तविक जीडीपी ग्रोथ रेट का ट्रेंड ये था। जी हां, ये उसका ट्रेंड लाइन है। तो एक ऐसा देश जहां बहुसंख्य आबादी युवा है, जहां हमारे पास ट्रेमेंडस एनर्जी है, डिमांड जबरदस्त है चीजों की कंजम्पशन की, दिसंबर तक तो थी, पोस्ट कोविड भूल जाओ, अभी कुछ समय के लिए फिर से आएगी। ऐसा नहीं है कि दुनिया खत्म होती है, तो साइकिल्स है, दिस टू शैल पास। पॉजिटिव रहो, लेकिन फैक्ट से मुंह मत मोड़ो। पॉजिटिव होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन फूलिशली पॉजिटिव होना इन द एब्सेंस ऑफ फैक्चुअल नॉलेज इक्वली डेंजरस बात होती है। तो दिसंबर 2019 तक हमारा जीडीपी लगातार नीचे आता जा रहा था। सरकार सारी कोशिशें करके देख चुकी थी, लेकिन जीडीपी ग्रोथ रिवर्स हो ही नहीं रही थी, मतलब वो नीचे ही जा रही थी लगातार। आपको बात समझ में आई? प्रोफेसर अरुण कुमार जैसे लोगों ने, जो कि काफी बड़े इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं,
दिसंबर 2019 में एक बहुत खतरनाक चीज बोली थी कि भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ रेट एक्चुअली 0% हो चुकी है ऑलरेडी, अगर आप इनफॉर्मल सेक्टर को मद्देनजर रखते हो तो, जो श्रिंक हो चुका है। लेकिन हमारे एनएसओ और मॉस्पी के जो आंकड़े आते हैं उसमें इनफॉर्मल सेक्टर की गणना कई सालों के बाद होती है। उनके सर्वेज में अलग अलग सर्वेज होते हैं। अल्टीमेटली जीडीपी की गणना एक बहुत लंबी चौड़ी मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशन की ही एक्सरसाइज होती है। वो कोई एग्जैक्ट एक एक रुपए को तो काउंट करते नहीं, एक्स्ट्रापोलेशन से होता है सारा काम, और वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस भी है। तो प्रोफेसर अरुण कुमार जैसे बड़े सम्मानित विचारकों ने यह कहा था कि अगर आप अनौपचारिक असंगठित क्षेत्र की वास्तविक वृद्धि दर देखें जो माइनस में चल रही है कई समय से, तो भारत के जीडीपी की ग्रोथ तो एक्चुअली 0% पे आ चुकी है ऑलरेडी। ये दिसंबर की बात कर रहे हैं, कोविड इसके बाद आया है। 50 दिन भारत की इकोनॉमी इसके बाद बंद हुई है। आप बात समझ रहे हैं? नाउ इसका मतलब वी वर इन अ फेज ऑफ ग्रोथ रिसेशन। रिसेशन नहीं था भारत में, ग्रोथ रिसेशन था। अभी अरुण कुमार जी को साइड में रख दीजिए, उन्होंने जो फैक्ट बोला 1 मिनट भूल जाओ, अभी हम सरकारी आंकड़ों पे चलते हैं। भाई उसमें भी तो केवल 4.5% की क्वार्टरली ग्रोथ दिखाई थी। तो ये ग्रोथ रिसेशन है कि कहां 8, 9, 10% की रियल ग्रोथ और कहां 4.5% की नॉमिनल, नहीं रियल की बात कर रहा हूं। उसके बाद तो नॉमिनल भी गिर के इसी रेट पर आ गई 5, 5.5, 6 पर, जो भारत के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि भारत में सभी टैक्सेस कैलकुलेशन की गणना नॉमिनल जीडीपी से ही होती है। हमारे बजट में जो संसद में जाता है, संसद में प्रस्तुत होने वाले बजट में भारत सरकार जो अपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस की पूरी गणना करती है, वो इस पर से करती है कि इस साल भारत का जीडीपी इतना प्रतिशत सांकेतिक जीडीपी बढ़ेगा। उस आधार पर हमने कैलकुलेट किया है कि हमारा टैक्स कलेक्शन कितना बढ़ेगा, और ये नॉमिनल जीडीपी ही धड़ाम 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 नीचे आ चुका था। बात समझ में आई आपको? तो ग्रोथ रिसेशन चल रहा था भारत में कोविड के पहले। फरवरी 2019 में लोकसभा चुनावों के पहले पीयूष गोयल जी बजट लाए। जुलाई 2019 में लोकसभा चुनावों के बाद निर्मला सीतारमण जी बजट लाई। फरवरी 2020 में निर्मला जी बजट लाई। इन तीनों बजट में एक चीज कॉमन थी, पता है आपको? किसी भी तरह का ग्रोथ स्टिमुलस था ही नहीं। आप पिछले 18 महीने के अखबार उठा के देख लीजिए, चेक कर लीजिए। मैं जो बोल रहा हूं उसको चेक जरूर करना। सभी एनालिस्ट इस बात से परेशान थे कि सरकार इस बात को स्वीकार क्यों नहीं कर रही है कि ग्रोथ रिसेशन आ चुका है। कोविड के पहले की बात कर रहा हूं, 3 बजट जा चुके थे। फिर अमूमन यह होता था कि बजट निकलने के बाद हर 7वें दिन में प्रेस मीट में उद्घोषणाएं होती थी, तो लोग ये पूछते थे कि बजट में ही क्यों नहीं कर देते। लेकिन सरकार की अप्रोच अलग रही। अब सरकार कर रही है तो ठीक ही कर रही होगी, क्योंकि सरकार से ज्यादा ठीक तो कोई होता नहीं है देश में। मॉनेटरी सोवरेन है सरकार, हम ही ने चुन के बनाई है सरकार। आपको यह स्थिति समझ में आई, और इस सब के बीच वो हुआ जो हमने सोचा भी नहीं था कि एक वायरस पूरी दुनिया को बंद कर देगा। यह भारत के लिए कहीं से कहीं तक ठीक नहीं हुआ। आपको अभी तक की कहानी पूरी समझ में आ गई? तो जब हम दिसंबर 2019 तक आते हैं तो भारतीय जीडीपी के 6 बड़े इंजन, वेरी सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस प्यारे साथियों, क्षमा चाहते हैं आपसे इस डिस्टर्बेंस के लिए। वैसे म्यूजिक अच्छा था। प्यारे दोस्तों, भारतीय जीडीपी के जो 6 ग्रोथ इंजन हम मानते हैं, देखिए भारत में अर्थव्यवस्था को समझने के 2 तरीके होते हैं, जीवीए और जीडीपी, है कि नहीं? जब हम जीवीए बोलते हैं तो उसको कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडिशन, सकल मूल्य संवर्धन। ये प्रोडक्शन साइड से नजर डालो तो होता है, उत्पादन की साइड से नजर डालो तो जीवीए दिखता है। तो उसमें आपको एग्रीकल्चर दिखेगा, इंडस्ट्री दिखेगी, सर्विसेज दिखेंगी। बात समझ में आई कि नहीं? जीवीए में आपको ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। तो जीवीए में आपको बोला जाता है भाई एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, सर्विसेज हैं। समझ में आई कि नहीं बात आपको? और जब हम बात करते हैं जीडीपी की, मतलब इसमें वर्कर्स इनकम सारी की सारी इंक्लूडेड है। जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो यह व्यय साइड से होता है, एक्सपेंडिचर साइड से। तो भारत में जीडीपी का जो स्टैंडर्ड टेबल होता है उसमें 6 इंजन होते हैं। उन 6 में से जो 4 सबसे बड़े इंजन हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर,
ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट, ये हमारे चार लगभग 100% हो गए मान लो। और जिसमें से ये अकेला अगर मैं 65% मान लूं और इन्वेस्टमेंट यानी जीएफसीएफ को 27% मान लूं तो 90%, देखिए प्लस माइनस 2-3% ऊपर नीचे में मत पड़ना, 90% तो यही दो इंजन है हमारे। तो ये दो मेन इंजन है, प्राइवेट फाइनल यानी हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन। पिछले साल प्रतिदिन लगभग 30 से 35 हजार करोड़ का डोमेस्टिक कंजम्पशन हुआ भारत में। और ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि कंपनियों का निवेश, प्राइवेट सेक्टर निवेश, यही 90% है। ये हमारा जीडीपी का इंजन है। ये समझ में आया कि नहीं? तो ये 6 में से 4 बड़े इंजन, उनमें से ये 2 इंजन पूरी तरह से जनवरी तक कोल्ड हो चुके थे। अब आप पूछेंगे कि क्यों कोल्ड हो चुके थे? प्राइवेट सेक्टर को मैंने पिछले सेशन में भी पढ़ा, अभी क्या जुड़े हुए मुद्दे हैं, लेबर लॉ भी इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए कुछ चीजें रिपीट होंगी, क्षमा चाहता हूं। भारत सरकार ने निजी उद्योगों को भारत में कहा भाई पैसा लगाओ पैसा लगाओ, तो उन्होंने कहा कहां से लगाएं, हालत खराब है, तो 1,40,000 करोड़ की टैक्स की छूट दे दी। क्या उन्होंने निवेश किया? ठेंगा। तो जब कॉर्पोरेट बोलते हैं कि हमें स्टिमुलस दो, आपको एक सवाल करना चाहिए कि सर दिया तो था 1,40,000 करोड़ का, आपने कहां निवेश किया मालिक? ये सवाल कोई पूछता ही नहीं है ना, इसलिए जब सही सवाल ही नहीं पूछे जाएंगे तो सही उत्तर आएंगे कहां से? और प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर धड़ाम से इसलिए गिरा क्योंकि हमारी रूरल इकोनॉमी जबरदस्त तनाव से गुजर रही है। कृषि क्षेत्र में उत्पादकता उतनी अच्छी बन नहीं पा रही है। टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है देश का, हम ऑलमोस्ट 295 मिलियन मेट्रिक टन इस साल हो जाएंगे फूड ग्रेन में, और हम 300 मिलियन मेट्रिक टन से कहीं ज्यादा हॉर्टिकल्चर में जा चुके हैं। लेकिन ऑन अ पर कैपिटा बेसिस लोगों में तनाव नहीं। तो पीएम किसान क्यों लाना पड़ा? डायरेक्ट डोल है ना पीएम किसान, साल का 75,000 करोड़ कैश भारत सरकार सीधे अकाउंट में डाल रही है किसानों के। ये तो डायरेक्ट हैंडआउट हैं, जो लोग हैंडआउट्स की बहुत बुराई करते हैं कि लोगों को पैसा नहीं देना चाहिए। तो पीएम किसान क्या है? पीएम किसान में 75,000 करोड़ साल का सरकार क्या दे रही है? सीधे कैश दे रही है ना। तो आप ये तो बोलो ही मत कि डोल्स बुरे होते हैं, वो तो सरकार कर रही है ऑलरेडी। इस साल का फिर 75,000 करोड़ का बजट था, आगे क्या होगा अभी देखेंगे। फ्रंट लोडिंग कर दी है सरकार ने आत्मनिर्भर भारत में। तो फंडा समझ में आया आपको ये? तो इफ दिस इज क्लियर टू यू कि अल्टीमेटली ये सारी चीजों से जीडीपी और जीवीए पर असर आता है, और भारत में क्योंकि रूरल इनकम्स ग्रो नहीं हुई, एग्रीकल्चर इनकम पर कैपिटा उतनी ग्रो नहीं हुई, और हमारी प्राइवेट इंडस्ट्री में भी नौकरियों का निर्माण अच्छे से नहीं हो रहा था। सभी को पता है जॉबलेसनेस की हालत क्या है। पीएलएफएस की रिपोर्ट इसीलिए दबाई गई थी, बाद में चुनावों के बाद रिलीज की गई। तो इसलिए एक साधारण व्यय के हाउस होल्ड में खर्च कम होते जा रहा था। जो अमीर है उनकी बात मत करो, उनकी कहानी अलग होती है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार किसकी है, क्या है, क्यों है। जो सुपर रिच हैं उनको दे आर टोटली कट ऑफ फ्रॉम द रियल इकोनॉमी बिकॉज दे हैव मेड इट फॉर देमसेल्व्स। समझ में आया आपको? अब ये फैक्ट्स लोगों को पता नहीं है कि किस प्रकार से हाउस होल्ड सेविंग्स भी गिरी हैं हमारी, और कैसे लोग बहुत ज्यादा लेवरेज हो गए एनबीएफसी से रिटेल लोन ले लेकर, और सारा धंधा ही बैंकिंग का रिटेल लोन्स पर शिफ्ट हो गया था। अब आते हैं प्रधानमंत्री की घोषणा पर। इस सबके बीच आया कोविड। देखिए ये पूरा बैकग्राउंड बताने में कितना समय लग गया, क्योंकि इसके बिना मैं आगे क्या बताता, आप कुछ समझ ही नहीं पाते। अब आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे। और प्रधानमंत्री जी ने एक आशा की किरण का संचार किया जब उन्होंने व्यक्तिगत रूप से टीवी पर आकर यह बोला कि भाई वाकई में अर्थव्यवस्था को चोट बहुत पड़ी है, और इसलिए हम 20 लाख करोड़ का पैकेज देने वाले हैं। ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था, इसमें अभी जो हम गरीब कल्याण योजना ला चुके हैं और जो आरबीआई के अलग अलग मेजर आ चुके हैं वो सब इंक्लूडेड है। उसके अलावा भारत सरकार के नए मेजर होंगे, सब मिला के 20 लाख करोड़ आत्मनिर्भर भारत अभियान में स्टिमुलस पैकेज दिया जा रहा है। यह थी प्रधानमंत्री की घोषणा। आपको बात समझ में आई? तो जब हमने ये बात की मई 12 को 2020 मई 12 को प्रधानमंत्री आए थे टीवी पर, और उन्होंने ये कहा था कि हम किसी भी तरह से अर्थव्यवस्था को ठप नहीं होने देंगे, सरकार आपके साथ खड़ी है, आपको हर तरह से मदद की जाएगी। तब सारे एक्सपर्ट्स ने अगले दिन एक ही सवाल पूछा था कि भारत सरकार अब जो भी पैकेज लाएगी वो डिमांड ओरिएंटेड पैकेज होगा कि सप्लाई ओरिएंटेड पैकेज होगा। समझ में आ गया अब आपको? और
5 दिनों में जब मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने सारी घोषणाएं की तो लोगों को यह समझ में आ गया कि पूरा का पूरा पैकेज सप्लाई ओरिएंटेड रहा है, उसका बहुत थोड़ा हिस्सा डिमांड ओरिएंटेड रहा है। अब जब यह सवाल लोगों ने पूछा तो देखिए, यह अब एक फिलॉसॉफिकल सिचुएशन है। भारत सरकार का ऐसा मानना है कि हम अगर अभी डिमांड साइड में बहुत ज्यादा स्टिमुलस देंगे तो कोई दूसरी बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी होंगी। मैं समझाता हूं वो क्या डर है भारत सरकार का। वो डर भी सही है, इसलिए हम सप्लाई साइड को ठीक कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर आज आदमी के पास पैसा नहीं है और आज हम उसको एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसा सपोर्ट नहीं देते, जैसे एमएसएमई बोलता है कि बिजली के बिल माफ करो, वेजेस आप दो 6 महीने तक, ताकि हम लोगों को निकालने से बाध्य ना हो, हम जोड़ के रखें, कंपनी चलती रहे वगैरह। आप इसका विरोध कर सकते हैं इन चीजों का, लेकिन अगर ये बंदी होगी तो फिर क्या करोगे? प्यारे दोस्तों, तर्क यह है, भारत सरकार कहती है कि हम सप्लाई साइड की आपकी सारी समस्याएं दूर करेंगे, आपको हर तरह से पैसा, लिक्विडिटी, लोन्स, डेट अवेलेबल करवा देंगे। कंपनियों का और इंडिविजुअल्स का कहना है कि अगर बाजार में मांग ही नहीं होगी, कंपनियां कह रही हैं कस्टमर ही नहीं है, ऑर्डर बुक बंद पड़ गई है, तो मैं और लोन लेके क्या करूंगा? क्योंकि लोन तो चुकाना पड़ेगा ना, भाग थोड़ी सकता हूं लोन लेके। नीरव मोदी थोड़ी होता है हर कोई, तो हमें तो यहीं रहना है और चुकाना है, तो हम लोन कैसे ले? एनिमल स्पिरिट्स कहां से आएंगी? क्योंकि डिमांड ही नहीं है। बस ये तर्क है। अब देखिए, ये तो एक फिलोसॉफिकल लड़ाई है। सरकार ये कहती है कि हमने जो किया सही किया। ये मैडम निर्मला सीतारमण जी का आज का इंटरव्यू है कि भाई आप हमारी आलोचना कीजिए। बहुत अच्छा इंटरव्यू था, उन्होंने बड़े खुल के बड़े लंबे उत्तर दिए, मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ के वो इंटरव्यू। उनका कहना यह है, मैं ये नहीं कह रहा हूं उन्होंने जो किया सही किया, मैं आपको बता रहा हूं उनकी अप्रोच मुझे आज ठीक लगी। उन्होंने सारे प्रश्न लिए, उन्होंने कहा हमारी बहुत आलोचना हो रही है, हमें पता है ये बात, लेकिन हमने जो किया है सबको सुनने के बाद किया है। और हमें ऐसा मानना है कि 6 से 12 महीने में अगर लोगों ने हमारे इन उपायों का फायदा लिया तो अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाएगी। जो विशेषज्ञ हैं, विश्लेषक हैं, उनका कहना है नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? पैसा आज चाहिए। आपने पैसा लॉन्ग टर्म में स्ट्रक्चरली सप्लाई में दिया है, डिमांड में देना चाहिए था। बस यह है सारा झगड़ा। तो वो जो कहते हैं कि 20% दिया या 1% दिया, वो कहां से आता है? प्यारे दोस्तों, वो यहां से आता है। सरकार का दावा यह है कि हमने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है, मतलब यह है टोटल पैकेज 20 लाख करोड़ का। मैं सामान्यतः टेबल्स और इंफोग्राफिक मेरे लेक्चर्स में नहीं लेकर आता हूं, आज इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि ये आंकड़े हैं, इनसे हम बच नहीं सकते, इसलिए टेबल से माध्यम से देखेंगे। मैं नॉर्मली ये बिल्कुल अवॉइड कर रहा हूं इन क्लासेस में, क्योंकि ये 1-to-1 हमारी रूबरू चर्चा वाली क्लासेस हैं। सरकार का दावा है कि मैं 20,97,000 करोड़ यानी लगभग 21 लाख करोड़, 21 ट्रिलियन रुपये का पैकेज लेकर आ चुकी हूं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आपका पैकेज तो केवल 2 लाख करोड़ का ही पैकेज है, आपका पैकेज 21 लाख करोड़ का पैकेज नहीं है। यह बात समझ में आई? तो प्यारे दोस्तों, अब जब हम यहां पर देखते हैं कि 20 लाख करोड़ से 2 लाख करोड़ के बीच का गैप, आखिर यह गैप कैसे हो गया? तो इस गैप के बीच का मतलब यह होता है प्यारे दोस्तों कि हम परसेप्शन के लेवल पर कहीं ना कहीं गलत जा रहे हैं। परसेप्शन के लेवल पर कहां गलत जा रहे हैं? सबसे पहले मेजर गरीब कल्याण योजना और अन्य मेजर्स मार्च में यहां पर अनाउंस हुए। तो ये सारे मेजर्स जो यहां पर मार्च में अनाउंस हुए, सरकार का दावा क्या था? सरकार का दावा यह है, एक्सपर्ट्स का क्या कहना है कि सरकार पर पड़ने वाला प्रत्यक्ष राजकोषीय भार यह है। तो इसके बीच तो गैप बहुत ज्यादा है। आरबीआई ने बाद में जो मेजर्स लाए, सरकार पर तो जीरो भार है ना, मौद्रिक का राजकोषीय से क्या लेना देना। और आत्मनिर्भर में जो 5 टुकड़ों में मैडम ने अनाउंसमेंट्स की, उसमें सरकार का दावा 11 लाख करोड़ का है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह तो बस 1 लाख करोड़ का ही तो है, उससे ज्यादा क्या है? बात समझ में आई कि नहीं? तो अगर आपको यह समझ में आ गया है कि गैप कहां हो रहा है, तो इसलिए 10% ऑफ जीडीपी वर्सेस 1% ऑफ जीडीपी की लड़ाई आपको इस एक टेबल से समझ में आ जाएगी। यस और नो? तो यह कहना है लोगों का कि जो ट्रांच 1 में, ट्रांच 1 यानी टुकड़ा पहले टुकड़े में, पहले हिस्से में 6 लाख करोड़ की घोषणाएं थी, उसमें अभी तो सरकार पर लोड सिर्फ इतना ही आ रहा है, और बाकी तो बैंकिंग सिस्टम के जरिए होगा, तो वो कोई फिस्कल लोड तो है ही नहीं। आपको बात समझ में आई कि नहीं?
दोस्तों, मुझे पता है आपके दिमाग में अभी क्या चल रहा है और आप क्या सोच रहे हैं कि आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है। मैं आपको अभी वो भेद खोलने वाला हूं कि जब ये तो सरकार को भी पता है कि जनता को भी पता है कि हमें ये 20 लाख बता के 2 लाख करोड़ दिया है, सरकार ये जानती है, ऐसा थोड़ी कि सरकार को नहीं पता है। तो किन चीजों ने सरकार के हाथ बांध रखे हैं, आ रहे हैं उसके ऊपर, उस चीज को देखेंगे। तो ये टेबल आपको समझ में आया ना कि गैप कहां है, इसे आप बाद में नोट कर सकते हैं। अभी हम थोड़ा हमारे उसी बिंदु पर वापस आए। कहां थे हम बेटा? आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा, पॉइंट 6 पर ही हैं अभी हम, यस और नो। अब आते हैं पॉइंट 5 पर, अब आते हैं टेक्निकल डिटेल्स ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान। बहुत सारी चीजों पर इन्होंने घोषणा की, काफी चीजें बताई, हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, बहुत सारी घोषणाएं की। वो घोषणाओं को मैं अगर एक एक करके यहां पढ़ाऊंगा उसमें समय बहुत ज्यादा लगेगा, तो मैं पहले आपको सरल भाषा में उसके 4 बड़े हिस्से बता देता हूं कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के अगर आपको मोटे मोटे तौर पर 4 बड़े हिस्से देखने हैं तो वो 4 बड़े हिस्से क्या होंगे। सबसे पहले एक बड़ा हिस्सा होगा एग्री पैकेज। कृषि क्षेत्र के लिए भारत सरकार पैकेज लाती है और वो है रुपये 1.63 ट्रिलियन का। मैं आपको ये थोड़ी देर के बाद ये सब दिखा दूंगा, ये आपके पास परमानेंट रेफरेंस के लिए है, इसको तो आप बारीकी से पढ़ लेना, उसमें ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। 4, 8, 12 हिस्सों में सारी महत्वपूर्ण कंपाइलेशन यहां मिलेगी। ये इंडियन एक्सप्रेस का बहुत अच्छा कंपाइलेशन था। तो एग्री पैकेज में 1,63,000 करोड़ रुपए यहां दिए, पहली चीज। उसके बाद जो नॉन बैंक लिक्विडिटी पैकेज 5.5 लाख करोड़ का भारत सरकार लाई। यह लिक्विडिटी पैकेज एमएसएमईज, एनबीएफसीज, एमएफआईज, एचएफसीज, मतलब ये एक लिक्विडिटी यानी तरलता का पैकेज था जिसमें आपको लोन्स अवेलेबल हैं। समझ में आ गया आपको? और यह सरकार का दावा है, इन्हीं दावों पर डिबेट है और एक डेमोक्रेसी में डिबेट होनी चाहिए, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, सरकार को भी नहीं है। आप आज का मैडम निर्मला का इंटरव्यू देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए आप ज्यादा परेशान ना हो। तो नॉन बैंक लिक्विडिटी पैकेज कितने का था? 5,49,000 करोड़ का। माइग्रेंट वर्कर और फार्मर पैकेज, इसको लेके काफी विवाद है क्योंकि अल्टीमेटली माइग्रेंट वर्कर तो सड़कों पर पांव जलाते हुए घूम रहे हैं। वो तो खैर एक सच्चाई है, कोई भी इंकार नहीं कर रहा है उससे कि वो मिसमैनेजमेंट तो हुआ ही हुआ है। इसमें 3,16,000 करोड़ का पैकेज दिया। मैं एकदम जो बड़े हिस्से हैं ना सिर्फ वो बता रहा हूं अभी आपको। 3,16,000 करोड़ का पैकेज है। और चौथा है वेलफेयर और हेल्थ पैकेज, जिसमें 1,85 का दावा है। तो माइग्रेंट और फार्मर तीसरा था और ये वेलफेयर और हेल्थ पैकेज है जिसमें सरकार कहती है कि हम 1,85,000 करोड़ का पैकेज देंगे। तो इसकी बारीकियां आपको कुछ कुछ बता दूं। अब जैसे ये एग्री पैकेज है ना, कृषि पैकेज पहला वाला, इसमें सरकार ने मेनली क्या कहा कि ग्राम स्तर पर ही हर खेत पर यानी फार्म गेट पर पूरी अधोसंरचना का निर्माण होगा, फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन आदि आदि। और ये नॉन बैंक लिक्विडिटी पैकेज में क्या था? इसमें सरकार ने बोला कि जितनी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए तो हमने सीधे 3 लाख करोड़ का पैकेज दे दिया है, जाओ जाके लोन ले लो। कितना लोन ले ले? 29 फरवरी 2020 को तुम्हारा जितना आउटस्टैंडिंग लोन है किसी भी बैंक से लिया हुआ, शांति से सुनना, तुम्हारा टर्नओवर जो भी है, 3 कैटेगरी में एमएसएमईज के उन्होंने टर्नओवर की एक वो दे दी, मैक्सिमम 100 करोड़ तक वगैरह, और वो डेफिनेशन भी अभी बदल रहे हैं, वो एक अलग कहानी है। जितना 29 फरवरी 2020 तक तुम्हारा आउटस्टैंडिंग लोन है उसका 20% तुम आज क्या जाके बैंक से उठा सकते हो। तुम मैन्युफैक्चरिंग में हो, सर्विसेज में हो, छोटे हो, बड़े हो, मझोले हो, एमएसएमई में, मैन्युफैक्चरिंग में हो, कुछ भी हो, बैंक के पास जाओ, उनको दिखा दो 29 फरवरी को आउटस्टैंडिंग ये था, जाओ 20% का ले लो। तुमको ना कोलेटरल देना है, ना सिक्योरिटी देनी है, ना कुछ देना है, ना 1 साल प्रिंसिपल देना है, इंटरेस्ट भी 7-7.5% का लगेगा, जाओ लोन ले लो। उसके डायरेक्शन आज तक जारी नहीं हुए हैं, 7 दिन हो चुके हैं। ये समय बहुत कीमती है, समय बड़ा बलवान, लेकिन आई जाएंगे डायरेक्शन, आज नहीं तो कल, उम्मीद करते हैं इसी साल आ जाए। हा। तो ये एमएसएमईज को इजी क्रेडिट दिया गया है और उसमें 1 साल तक कोई प्रिंसिपल रीपेमेंट की भी बात नहीं है। तो सरकार ऐसा क्यों कर रही है? ताकि एमएसएमई जल्दी से लिक्विडिटी ले
और उसकी अपनी वर्किंग कैपिटल बना ले, उससे कोई पुराना लोन चुकाना है वो चुका ले, जो करना तुम्हारा पैसा करो, तुमसे कोई सवाल जवाब नहीं करेगा, करो, लगाओ, धंधा चालू रखो। लेकिन ये लोन है, चुकाना पड़ेगा। ये डोल नहीं है, ये फिस्कल स्टिमुलस नहीं है, ये तो बैंकिंग की तरफ से लिक्विडिटी दी गई है। इसलिए एक्सपर्ट्स ने इसको काट के अलग कर दिया, इसीलिए तो वो 20 लाख करोड़ घट के 2 लाख पर आ गया। आपको बेसिक लॉजिक अब समझ में आ गया कि नहीं? उम्मीद करता हूं आ गया। अरे बड़ी मेहनत से हम ये चर्चा कर रहे हैं, उम्मीद करता हूं आपको आया। बात सिर्फ एमएसएमईज की नहीं है। भारत में पिछले 3 सालों में जब से आईएलएनएफएस का पूरा कांड हुआ और पूरा मैनेजमेंट बोर्ड ही भाग गया ब्रिटेन, आपको मालूम है ना, सब भाग गए यूके, और उनमें से बहुत कम लोग बाद में पकड़ में आए। इतना लंबा चौड़ा 1 लाख करोड़ का आईएलएनएफएस का पूरा घोटाला हुआ, कंपनी ही कोलैप्स हो गई। एनबीएफसीज को क्रेडिट मिलना बंद हो गया था, उनके लिए इसमें पैकेज है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज इन सबसे जुड़ी हुई, उनकी हालत खराब, उनके लिए पैकेज। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को बहुत दिक्कत, उनके लिए इसमें पैकेज। ये सारा लिक्विडिटी में आया था, क्योंकि ये एक समस्या तो है ही। फिर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज दिवालिया होने की कगार पे खड़ी हैं। क्यों? अरे भैया, उदय वन स्कीम भारत सरकार लाई, उज्जवल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना 2015, 16, 17, 18, 19। टारगेट यह था कि 2019 तक भारत की सारी स्टेट लेवल इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पॉजिटिव प्रॉफिट में आ जाएंगी। ज्यादातर नहीं आ पाई, और कोविड आ गया तो सारी इंडस्ट्रीज बंद। तो इंडस्ट्रीज ने बिल भरने बंद कर दिए, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के पास पैसा ही नहीं, तो वो बिजली बनाने वाली जनरेशन कंपनीज को पैसा ही नहीं दे रही हैं। पूरी चेन कोलैप्स होने की कगार पे आ गई। 90,000 करोड़ का पैकेज इनके लिए मजबूरी में लाना पड़ा। भारत का बिजली उद्योग, वो आज आप रियलाइज नहीं कर रहे क्योंकि चारों तरफ बिजली दिख रही है, इसकी फाइनेंशियल रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से टूट चुकी है। 90,000 करोड़ का पैकेज इनके लिए है, जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के जरिए दिया जाएगा, बशर्ते आप कुछ शर्तें पूरी करें, और इट विल बी सिक्योरिटाइज अगेंस्ट कंज्यूमर रिसीवेबल। जो बिल से पेमेंट आएंगे वो सारे इंस्टॉलमेंट चुकाने में जाएंगे। ये प्रैक्टिकली उदय 2 ही है। सरकार ने उदय 2 नाम नहीं दिया है, ये और क्या है, ये उदय 2 ही तो है। इसीलिए सरकार ने शर्तें रखी, और वो बिल्कुल सही है। मैं समर्थन करता हूं कि भाई बेफालतू में फोकट की बिजली बांटना बंद करो। सही बात है, जहां जरूरत नहीं है वहां फ्री की बिजली मत दीजिए, जहां जरूरत है वहां दीजिए। मिसयूज होता ही है स्टेट लेवल पर, हर तरह की सरकारों ने इस तरह का मिसयूज किया। टीएनडी लॉसेस बहुत ज्यादा है, चोरी बहुत होती है, वगैरह वगैरह वगैरह। वो एक माइक्रो इशू था, लेकिन मैंने इसलिए लिया क्योंकि बताना जरूरी था। फिर माइग्रेंट और फार्मर पैकेज सरकार लाई, उसमें बोला कि किसान ज्यादा से ज्यादा लोन ले सकते हैं, उसके लिए हम आपको किसान क्रेडिट कार्ड में लिमिट बढ़ा के दे रहे हैं। मतलब यहां पर भी बात लोन की ही थी। फार्मर के लिए वर्किंग कैपिटल हम ज्यादा देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहेगा, आदि आदि आदि। और वेलफेयर और हेल्थ में भारत सरकार ने क्या कहा, विमेन और पेंशनर्स के लिए जो बेनिफिट्स हैं उसमें हम बहुत कुछ दे रहे हैं। मनरेगा में आवंटन बढ़ा रहे हैं, ये बहुत अच्छा किया। साल का आवंटन 60,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर रातों रात भारत सरकार ने 1,01,000 करोड़ रुपया कर दिया। और ये इसलिए बिल्कुल सही मैं कहता हूं क्योंकि माइग्रेंट वर्कर जो अपने गांवों में करोड़ों लोग लौट के चले गए हैं, उससे 2 समस्याएं होंगी। एक तो वो लौट के शहरों में 5-6 महीने आएंगे नहीं, तो हमारी इंडस्ट्रीज में मैन पावर शॉर्टेज भयंकर होने वाला है। तो उससे जीडीपी का कोलैप्स और होगा, श्रिंकेज और होगा। देखिए, जीडीपी श्रिंकेज होगा, ये कोई शर्म की बात नहीं है। एक वायरस है जो मारने पर आतुर है, ऐसे में जीडीपी श्रिंक ही होगा ना, वो दिक्कत ही नहीं है, होने दो, लेकिन उसका मिनिमम रखो श्रिंकेज, मेरा ये कहना है बस, और कुछ भी नहीं। और उसके लिए स्टिमुलस देना चाहिए था। एनीवे, तो यहां पर क्या कहा सरकार ने कि हम मनरेगा में आवंटन बढ़ाएंगे, तो वो वर्कर आएंगे नहीं मैन्युफैक्चरिंग में, और गांवों में जाएंगे तो करेंगे क्या? तो इसके लिए मनरेगा बढ़ाओ। बहुत अच्छा है, और इसके लिए मैं भारत सरकार को बधाई देता हूं, क्योंकि वर्तमान सरकार लगातार मनरेगा के विरुद्ध रही है पहले दिन से, लेकिन आज उन्होंने आवंटन बढ़ाया, ये उनकी अच्छी नीयत दर्शाता है, और इसके लिए मोदी जी बधाई के पात्र हैं। मेरा ये प्रेडिक्शन है कि मार्च 2021 तक मोदी जी मनरेगा में 1,01,000 करोड़ रुपए नहीं, वरन 2 लाख करोड़ तक का आवंटन कर चुके होंगे। आप देखिएगा क्या होता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। अल्टीमेटली एक ही योजना है पूरे भारत में, जो अगर आपको फोकट का पैसा नहीं देना है, किसी को काम करवा के देना है, और सबसे गरीब आदमी, सबसे गरीब विधवा औरत लाइन में सबसे पीछे खड़ी, जिसकी कोई आवाज नहीं, उसको देना है, एक ही तरीका मनरेगा। तो माइग्रेंट वर्कर क्राइसिस अगर एक रियल क्राइसिस है, जो कि है, सबूत आपके सामने, सड़क पे निकल जाओ, हाईवे पे दिख रहा है, और अभी तो जल्दी में रिजॉल्व हो ही नहीं रही है, तो इन्हें काम कहां से मिलेगा?
इन्हें काम मनरेगा से मिलेगा। और 1 लाख करोड़ से कुछ भी नहीं होगा, ये जाएगा 2 लाख तक, ये हो सकता है 2.5-3 तक भी चला जाएगा। आप देखिएगा मार्च 2021 में एक बार चेक कीजिएगा। अब अगर नहीं गया तो मतलब सरकार उस लेवल पर वर्क क्रिएट करने में इंटरेस्टेड नहीं है और ये सारे लोग शहर वापस आ गए। बस उसका और दूसरा क्या मतलब होगा? अभी तक का सब कुछ समझ में आया आपको? तो ये पैकेज के जो बड़े 4 हिस्से हैं वो ये हैं। अब इसमें माइक्रो लेवल पर तो बहुत कुछ है भैया, वो पढ़ाने जाएंगे तो इसमें तो पूरी तरह से हमारा समय 5 घंटे का चाहिए और उससे कोई फायदा भी नहीं होना है। तो क्योंकि उतना माइक्रो लेवल का कोई पूछेगा भी नहीं, तो मैं एक काम करता हूं, टेक्निकल डिटेल्स ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान में आपको अब मैं ये दिखा देता हूं। बारीकी से देखिए, ये कंपाइलेशन मैंने इसीलिए रखा कि आपका भी कीमती समय है, मेरा भी समय थोड़ा बहुत कीमती है, दोनों का बच जाएगा। और आप दुआ भी देंगे, सेशन को लाइक और शेयर करेंगे, दुनिया भर में स्प्रेड करेंगे, फ्री नॉलेज है। यूट्यूब चैनल हमारा है, दोनों चैनल है, मेरा पर्सनल चैनल भी संदीप मानोदने नाम से, लाइक कर लो, शेयर कर लो भैया। और मेंबरशिप हमारे यूट्यूब चैनल की जरूर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद मेंबरशिप लेने के लिए। आपके सामने है प्यारे दोस्तों, अगर आपको ज्वाइन का बटन नहीं दिख रहा है वीडियो के नीचे तो ये लिंक जो हमने दी इसको ओपन कर लेना। और बहुत ही सस्ती मेंबरशिप है, पर मंथ, साल भर के लिए जुड़िए, धीरे धीरे हर मंथ पेमेंट होगा। बहुत प्यारे प्यारे वीडियोस वहां अलग से मिलेंगे, आप साथ देंगे तो हम बहुत कुछ आपके साथ कर सकते हैं। तो अब देखिए आत्मनिर्भर भारत अभियान की डिटेल्स। स्ट्रेस्ड एमएसएमईज के लिए 20,000 करोड़, एमएसएमईज में फंड ऑफ फंड के जरिए 50,000 करोड़ तक का इक्विटी जिसको लेवरेज करके और पैसा उठाया जा सकता है। 3 लाख करोड़ तक के ऑटोमेटिक लोन से बिजनेसेस और एमएसएमईज के लिए, यह सबसे बड़ी योजना है। अगर यह क्लिक हो गई और अगर एमएसएमईज को किसी दिन हिम्मत आ गई कि लोन लेना है, यह सरकार को बचा के ले जा सकती है। अब सरकार को एमएसएमईज को कन्विंस करना है कि तुम लोन ले लो, वो आज की तारीख में कन्विंस्ड नहीं है। सच्चाई यही है, मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि मैं लोगों से पूछता रहता हूं। तो आई होप एमएसएमईज अगर लोन लेते हैं, क्योंकि इसमें आपको 20% ऑफ आउटस्टैंडिंग तक आपका मिल जाएगा, तो वो एक अच्छा अमाउंट हो सकता है वर्किंग कैपिटल क्रिएट करने के लिए। ग्लोबल टेंडर्स 200 करोड़ तक के नहीं होंगे, मतलब स्थानीय कंपनियों को ही मिलेगा। 90,000 करोड़ रुपए तक का पैसा पीएफसी आरएफसी के जरिए बिजली कंपनियों में जाएगा। 50 करोड़ ये सब लोन्स के रूप में है। 50,000 करोड़ की लिक्विडिटी, टीडीएस टीसीएस रेट रिडक्शन। अब इसमें भी क्या है, सरकार बड़ी चतुर है। सरकार बोलती कि भाई आपका टीडीएस कट रहा है, चलो उसमें थोड़ी छूट दे देते हैं, लेकिन साल का टोटल टीडीएस उतना ही रहेगा तेरा होशियार चंद। तू ये सोच रहा है तेरा टीडीएस ही कम हो गया? नहीं, तेरा टीडीएस कम नहीं हुआ है, अभी तू थोड़ा कम भरते, लेकिन जब तू रिटर्न फाइल करेगा ना बेटा, प्लीज बचा हुआ भर देना, नहीं तो तुझे पता है क्या होगा, उस पे पेनल्टी भी लगेगी, इंटरेस्ट भी लगेगा, और टीडीएस में तो डिफॉल्ट किया तो चक्की पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग। जजेस तो बेल भी नहीं देते टीडीएस के मामलों में। भारत सरकार से मेरा एक ही करबद्ध निवेदन है, करबद्ध यानी हाथ जोड़ के, सरकार इस साल 2020 और 21 में बहुत ज्यादा प्रोसिक्यूशन में मत पड़िएगा। कमर टूट गई है लोगों की और व्यापारियों की और धंधों की। ऐसे में छोटे छोटे वायलेशंस के लिए अगर आप प्रोसिक्यूशन करेंगे, लोग बिल्कुल ही टूट जाएंगे। अवॉइड कीजिएगा, उससे फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही ज्यादा होगा। फिर बहुत सारे डायरेक्ट टैक्स मेजर्स में ढील दे दी, तारीख आगे बढ़ा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में भरने की तिथि थोड़ी आगे बढ़ा दी। मनरेगा का सपोर्ट रिटर्निंग माइग्रेंट्स को, ये एक्चुअल फिस्कल स्पेंड का वादा है। 5,000 करोड़ की स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी स्ट्रीट वेंडर्स की, ये भी लोन ही है। एफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस माइग्रेंट वर्कर के लिए, शहरी जो आवास योजना थी उसमें ये कन्वर्ट करके देना चाहते हैं पीपीपी मॉडल पर गरीबों के लिए। ये पता नहीं कैसा वर्कआउट होगा। 30,000 करोड़ का एडिशनल कैपिटल फंडिंग फार्मर्स के लिए नाबार्ड के जरिए, ये भी लोन ही है। तो जब ये सारे मेजर्स को एक्सपर्ट्स ने एनालाइज किया तो उन्होंने कहा कि दरअसल सरकार की जेब से कितना पैसा जा रहा है। सरकार ने यहां 7,800 करोड़ के टैक्स कंसेशन दिए, मान लिया पूरा गया, जोड़ लो। 1,70,000 करोड़ का गरीब कल्याण योजना बोला, उसमें तो दरअसल केवल 70,000 ही था, क्योंकि बाकी तो बजट में पहले से अनाउंस था। तो ये एक्स्ट्रा कहां से हुआ? और ये तो साल में आगे आप करने वाले थे, पीछे खींच लिया। उसको कहते हैं फ्रंट लोडिंग। तो बहुत कुछ फ्रंट लोडिंग भी है इस पैकेज में, समझ में आया? उसमें कुछ भी गलत नहीं होता है, सिर्फ बता रहे हैं। हेल्थ सेक्टर के लिए 15,000 था, लोगों ने मान लिया हाँ 15,000 था, मतलब पहला एक्चुअल सरकार की जेब पे पड़ा 82 से 92।
फिर आरबीआई जो कुछ लेकर आई 8 लाख करोड़ का, सरकार की जेब से गया 0 बटा सन्नाटा, तो ये तो शून्य है। पहले ट्रांच में 594 में सरकार की जेब से तो केवल 30,000 करोड़ ही गया, बाकी तो जो बैंक लोन्स देंगे उस पर अल्टीमेटली तो बैंक रिकवरी करेगा। सरकार ने क्या किया, ट्रांच 2 में उसी लॉजिक से सरकार ने सिर्फ 10,000 करोड़ किया, दावा था 3,10,000 का, 1.5 लाख में या 40,000 ही किया, ये पूरा किया, ये पूरा किया, ये वो मनरेगा वाला 40,000 करोड़ है। तो जब ये सारे टिक मार्क्स को तुम जोड़ लोगे तो एक्चुअल सरकार की जेब पर बोझ है 2 लाख करोड़ का, दावा है 20 लाख करोड़ का। सरकार का कहना है कि तुम ऐसी निट पिकिंग मत किया करो यार, अब हमने बोल दिया ना 20 लाख करोड़ है तो तुम मान लो यार 20 लाख करोड़ है, मतलब ये ठीक बात नहीं है यार। तो एक्सपर्ट्स कहते हैं सर थोड़ा सा टेक्निकली देखना पड़ेगा सर, हमारी भी नौकरी है सर रेटिंग एजेंसी में सर। सर 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 समझ में आया आपको? तो प्यारे दोस्तों, सरल भाषा में मैंने आपको आत्मनिर्भर भारत अभियान में कहां परसेप्शन का गैप है वो बता दिया। अब जो सबसे बड़ा सवाल आपके मन में है कि वाई इज द गवर्नमेंट नॉट गिविंग मनी टुडे, कौन रोक रहा है भारत सरकार को कि लोगों के अकाउंट में 7-7 हजार रुपए। देखिए फिर से आपको बताऊं, यह आपका सबसे बड़ा सवाल है ना, अभी यही सवाल होना चाहिए। मतलब इतना देखने के बाद अगर यह सवाल नहीं है तो यार तुम थोड़ा ध्यान से देखा करो यार सेशन हमारा। आज अगर हम बोलते हैं कि भारत में 25 करोड़ हाउस होल्ड्स हैं, ये सरकार के आंकड़े भैया मॉस्पी के, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्रामिंग, हर किसी को हर महीने 7,000 रुपए डाल दो अकाउंट में, मतलब इसमें से जो 80% सबसे गरीब लोग हैं 20 करोड़ हाउस होल्ड, और ऐसा 5 महीने तक करते जाओ, है ना, 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000। इससे क्या होगा, इन लोगों के चेहरे पर एक ऐसी चमक आ जाएगी क्योंकि जिंदा रहने का इंतजाम हो जाएगा। दोस्तों आप और हम अच्छे घरों में हैं, हमारे पास 30 दिन का राशन घर में रखा हुआ है, अकाउंट में पैसा है कि हम मरेंगे नहीं भूख से, पाँव में पहनने के लिए 4 जोड़ी चप्पलें हैं। माइग्रेंट वर्कर्स के पास तो वो 1 जोड़ी थी, वो भी घिस के खत्म, नंगे पाँव चल रहा है वो तो मई की गर्मी में। कितनी ब्रूटल सच्चाई है भारत की, जो कि सब तरफ मीडिया में छाई हुई है। और हमारी स्थानीय सरकारें, राज्य सरकारें, केंद्र सरकार इस भयावह सच्चाई को एंटिसिपेट करने में विफल हो गई। तो विफल तो हुई ही है ना, उससे तो कोई भी अब तो इंकार ही नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इस 80% यानी 20 करोड़ घरों को अगर हम इतना पैसा देते हैं तो क्या होगा, इन्हें यह कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं यार हम अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, क्योंकि देखो 5 महीने की गारंटी है, चलो अब नौकरी धंधे शुरू करते हैं। नौकरी अभी क्या है, अभी वो सोच रहा है यार कल का खाना कहां से आएगा। आपको बात समझ में, स्टिमुलस का मतलब क्या होता है। उसी तरह एमएसएमई सोच रहा है कल मैं बिजली का बिल कहां से भरूंगा। हिमाचल प्रदेश के होटलों ने जाके सरकार को एक एप्लीकेशन दे दी, बिजली काट दो, हमको चाहिए ही नहीं, एक भी पैसेंजर नहीं आया, मतलब टूरिस्ट नहीं आया है, और बड़े बड़े बिल आए, हम बंद कर रहे हैं हमारे होटल, हमको नहीं चाहिए। यह सवाल आज मैडम से पूछा गया तो उन्होंने अच्छा जवाब दिया, ध्यान से सुनिएगा। होटल इंडस्ट्री, ऑल दी होटल्स ऑफ इंडिया, छोटे बड़े सभी हजारों हैं और इसमें लाखों लोगों की नौकरियां लगी हुई हैं। अभी सब ठप पड़ा हुआ है 60 दिनों से। दोस्तों चोट तो गहरी है भारतीय अर्थव्यवस्था को, इसीलिए अब लोग कह रहे हैं लॉकडाउन खोल दो। होटल, ट्रैवल, टूरिज्म इत्यादि 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 में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, होटल इंडस्ट्री ने बोला भाई हमारे लिए तो नाम ही नहीं लिया होटल का। मैडम ने आज ये कहा इंटरव्यू में, और उनका तर्क सही था शायद, कि ये जो एमएसएमईज के लिए हमने 3 लाख करोड़ लाया है तो तुम जाओ ना लोन लेने, तुमको किसने मना किया है। अब प्रॉब्लम क्या है बताऊं मैं आपको, बहुत शांति से सुनना। प्रॉब्लम यह है कि इस पूरे 3 लाख करोड़ के पैकेज में सबसे बड़ी बात यह समझिए कि जिसका आउटस्टैंडिंग लोन नहीं है वो कहां से लोन लेगा, उसके लिए तो प्रावधान ही नहीं है। ये उनके लिए जिनका आउटस्टैंडिंग क्रेडिट है आज उसका 20% ले लो, पर अगर मैंने कभी जिंदगी में लोन ही नहीं लिया, मैं जाऊंगा तो इस स्कीम में कवर नहीं होऊंगा, किसी और में हो सकता हूं। तो ऐसे होटल क्या करेंगे जिनके पास लोन ही नहीं है लेकिन वर्किंग कैपिटल खत्म हो गई है, उसका कोई जवाब नहीं है। तो दोस्तों ये सब बड़े उलझे हुए मुद्दे होते हैं। अब आते हैं आज के $1 ट्रिलियन क्वेश्चन पे। $5 ट्रिलियन क्वेश्चन है ये, कि सरकार क्यों नहीं दे रही है पैसा, कौन रोक रहा है, छापो ना नोट और बांटो। अब शांति से सुन लेना है, ये एक ऐसा तर्क और ऐसा लॉजिक है जो समझने में बरसों लग जाते हैं, आपको बस 2 मिनट में समझा दूंगा। बोलो संदीप सर जिंदाबाद, हाँ नहीं तो। प्यारे दोस्तों, भारतीय मैक्रो इकोनॉमी में 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, डेट टू जीडीपी रेशियो, कर्ज से सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात, और फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा।
भारत सरकार पिछले 15 सालों से डेट टू जीडीपी रेशियो को बहुत दबा के रखी है। 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70% की रेंज में दबा के रखा हुआ है और फिस्कल डेफिसिट को लगातार घटाते 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 नीचे लाई, लेकिन पिछले 3 सालों में वो शूट अप कर गया। एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज को जोड़ दो तो पिछले साल का हमारा फिस्कल डेफिसिट केंद्र का 6.5% था, 3.5 नहीं, वो इस साल पार्लियामेंट में स्वीकार कर लिया गया। इतना प्रेशर बना था कि फाइनली मानना पड़ा कि एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स लिए तो एक्चुअल फिस्कल डेफिसिट 6.5 है। सेंटर के साथ स्टेट्स का मिला लो तो 9, 9.5 जनरल गवर्नमेंट। यह भी ज्यादा नहीं है भारत की समस्याओं को देखते हुए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जहां डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ता है, आज हमारा 70% है मोटा मोटा, अगर यह 75, 77, 80 होता है और जहां फिस्कल डेफिसिट 10% के आगे गया, सारी ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज भारत सरकार के पेपर को गिरा देगी। भारत सरकार का पेपर है ना, सरकार बाजार में जाके लोन उठाती है ना, अरे भाई 30 लाख करोड़ का इस साल बजट लाए, 30 लाख करोड़ का बजट मतलब इतना मैं खर्च करूंगी, इनकम हो रही है 22-23 लाख करोड़, तो बचा हुआ 7 लाख करोड़ तो बाजार से उठाओगे ना, राजकोषीय घाटा है आपकी बोरोइंग से, वो आप जिस रेट पे मार्केट से उठाओगे आपकी रेटिंग पर डिपेंड करता है। आपकी ब्याज दर तय होती है स्टैंडर्ड एंड पुअर, फिच, मूडीज, इन लोगों ने आपको क्या रेटिंग दी है, AA+, AA2, ऐसी लंबी चौड़ी रेटिंग होती है। हर रेटिंग के साथ खतरे जुड़े होते हैं। दुनिया के बड़े बड़े निवेशक जो भारत के बॉन्ड बाजारों में सरकार के G-Secs गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदते हैं, आरबीआई करता है वो काम पूरा सरकार के लिए, वो देखते रेटिंग क्या है, उतना उनको यील्ड मिलता है, रिटर्न मिलता है। रेटिंग गिरी कि वो यील्ड ज्यादा मांगते हैं तो सरकार के लिए पैसा उठाना महंगा हो जाता है। भारत सरकार इन रेटिंग एजेंसीज को इतना ज्यादा ध्यान में रख के चलती है कि वह न अपना डेट टू जीडीपी बढ़ाना चाहती है, न फिस्कल डेफिसिट बढ़ाना चाहती है, और इसलिए उसने डायरेक्ट स्टिमुलस दिया ही नहीं। क्लियर हो गया? तो हमारे यहां डिमांड साइड को इस बार सेटिस्फाई नहीं करने के पीछे जो विलेन है वो है रेटिंग एजेंसीज, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि हमारी रेटिंग वो गिरा दें, क्योंकि उसके बाद पैसा उठाना बहुत महंगा हो जाएगा। और एक और बहुत बड़ा खतरा है, भारत बहुत सारे अलग अलग ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में जुड़ने वाला है, जिसके बाद भारत को ग्लोबली पैसा उठाना आसान हो जाएगा। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में पैसा घूमता रहता है। अगर अभी रेटिंग्स गिर गई तो हम उन ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसेस से भी बाहर हो जाएंगे, तो सरकार उससे बहुत डरी हुई है। तो अब सवाल क्या बचा कि क्या कल 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने आने वाले कल की इन चिंताओं के लिए हमारे आज की चिंता को सैक्रिफाइस करना उचित था या नहीं, इस पर जजमेंट तो 12 महीने बाद ही दिया जा सकेगा माय लॉर्ड। यह अदालत सबूत मांगती है। तो क्या आपको यह पूरा फंडा समझ में आया कि अगर कोई आपसे पूछे कि आज क्यों नहीं, तो भारत सरकार ये बोल रही है, बोल तो नहीं रही है लेकिन सब समझ रहे हैं कि डेट टू जीडीपी रेशियो मेरा 70% है, मैं इसको बढ़ के 80% नहीं होने देना चाहती, और मेरा फिस्कल डेफिसिट सरकार ऑफिशियली इस साल 3.5% बोल रही है, सभी जानते हैं कि वो 6.5% कब का क्रॉस कर चुका है, मैं इसको आगे नहीं जाना देना चाहूंगी। और किसी भी हालत में इसको 10% के आगे सरकार इसलिए नहीं जाने देना चाहती कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन होते ही भारत सरकार के ऑफिशियल डेट पेपर की रेटिंग स्टैंडर्ड एंड पुअर, फिच, मूडी बहुत तेजी से गिरा देंगे, जिससे उस पे दिया जाने वाला कूपन रेट यानी जो ब्याज दर देनी होगी वो बहुत तेजी से बढ़ेगी। भारत सरकार डरी हुई है कि फिर बाद में हम कहीं मार्केट में पैसा उठाने गए और उठा ही नहीं पाए तो क्या होगा। अरे तो छाप लेना, लेकिन सरकार छापने के फेवर में नहीं है। ना वो आरबीआई को बोल रही कि डायरेक्टली मेरे बॉन्ड्स खरीदो, विच विल बी डेफिसिट मोनेटाइजेशन, 97 तक होता था भारत में, फिर बंद करवा दिया मनमोहन सिंह और रंगराजन जी ने। तो डेफिसिट मोनेटाइजेशन करवा लेना, या सीधे सीधे हेलीकॉप्टर मनी सप्लाई करो। सरकार दोनों ही नहीं कर रही है, साफ मना कर दिया। और इतनी बड़ी क्राइसिस में नहीं किया, मतलब आज के बाद तो ये कभी नहीं करेगी, भले ही एस्टेरॉइड गिर जाए, क्योंकि उससे बड़ी समस्या आज जो है उससे बड़ी तो आनी नहीं है। और एस्टेरॉइड अगर आया, देखो एक तो ये एस्टेरॉइड है ना बहुत उल्लू बनाते हैं, उल्का पिंड, ये हर साल एक बोलता है कि मैं आ रहा हूं और आता वाता कोई है नहीं। तो इसलिए तुम है ना ये एस्टेरॉइड के स्कैम में बिल्कुल मत पड़ना, कोई नहीं आने वाला है। वो डायनासोर बेचारे अनलकी थे, 6.5 करोड़ साल पहले निपट गए, अभी हम बहुत लकी हैं, चलेंगे लंबे समय तक। तो सरकार बोलती कि हम ये तो करेंगे ही नहीं, और इस वजह से सरकार ने अभी नोट नहीं छापे, मतलब फिस्कल स्टिमुलस इस तरह से डिमांड साइड पे नहीं दिया। तो सवाल क्या था, अरे तो नोट छाप लो ना। तो उस पर जो डर व्यक्त किया जाता है कि नोट छापने से मुद्रास्फीति बहुत भयंकर भारत में बढ़ जाएगी और भारत का रुपया बहुत तेजी से बाजार में गिरने लगेगा, क्योंकि डॉलर बहुत तेजी से भारत से भागेंगे अमेरिका।
2013 में यूपीए सरकार के साथ एग्जैक्टली ये हुआ था, बिकॉज ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट, जिस वजह से रुपया तेजी से गिरा था, डॉलर यहां से बाहर भागे थे, कैपिटल फ्लाइट हुई थी और पूरी इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ी थी और सरकार पे से लोगों का भरोसा टूट गया था। सरकार ही बदल गई। फिर इस सरकार को यह पता है, सरकार ये होने नहीं देना चाहती। लेकिन क्या पैंडेमिक के दौरान भी? अब मैं आपको दूसरा एंगल देता हूं। भारत में इन्फ्लेशन, अगर सरकार ने नोट छाप छाप के ये किया, इसलिए नहीं बढ़ेगा क्योंकि आज हमारे इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है फूड, और भारत सरकार के पास फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम इतने लबालब भरे हुए हैं कि सरकार अगर सिर्फ उन गोदामों को फ्लड कर दे बाजार में, फूड इन्फ्लेशन जीरो हो जाएगा। सरकार वो करना नहीं चाहती है। दूसरी बात, आईएनआर गिरेगा। अरे तो आरबीआई के पास 490 अरब डॉलर का रिजर्व किस दिन के लिए बना के रखा है? आरबीआई आसानी से बाजार में डॉलर बेच के रुपया खरीद सकता है, रुपए को मैनेज किया जा सकता है। बल्कि अब तो यह कहा जा रहा है कि रुपए को तेजी से डिप्रिशिएट करो ताकि एक्सपोर्ट्स बढ़ें, तो वो तो टेंशन होना ही नहीं चाहिए हमारा। लेकिन सरकार इन चीजों को मान्यता देती है और इसलिए वर्तमान के स्टिमुलस को वो मान्यता नहीं देती है, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। मेरे ख्याल से मैंने आपको ये बहुत डिटेल में बिंदु समझा दिए हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर का जस्टिफिकेशन क्लियर हो गया। क्या था जस्टिफिकेशन? कि हमने तो पैकेज दे दिया है, आप आगे बढ़कर इस पैकेज का लाभ लीजिए। और हम जानते हैं दिक्कतें हैं, हम जानते हैं हम लोन और क्रेडिट ही दे रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली अगर 1 साल प्रिंसिपल रीपे नहीं करना है और मैं तुमसे सिक्योरिटी नहीं मांग रही हूं, तो ये तो डोली हुआ ना। अब ये बड़ा ग्रे एरिया है भैया। तो लिमिटेशंस क्या हो गए आत्मनिर्भर भारत अभियान के? अगर कोई आपसे पूछेगा कि आज की तारीख में आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिमिटेशंस क्या हैं, लिमिटेशन ये है प्यारे दोस्तों, बहुत बेसिक फंडा ये समझिए। ये हमारी, अब हम धीरे धीरे 5 मिनट में समरी की तरफ बढ़ रहे हैं। आज लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ है प्यारे दोस्तों, हम ये जानते हैं कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत तेजी से श्रिंक हुई है। अब मैं आपको फिर से याद दिला दूं कितनी श्रिंक हुई है। देखो प्यारे साथियों, हमारा जीडीपी पिछले साल कितना था? भारत सरकार का आंकड़ा क्या कहता है? 203 लाख करोड़। एक दिन के लॉकडाउन में इकोनॉमिस्ट बोलते हैं मिनिमम 25,000 करोड़ का जीडीपी साफ हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं 1 लाख करोड़ तक का जीडीपी साफ हो जाता है एक दिन के लॉकडाउन से। समझ में आया? फुल लॉकडाउन से। तो एस्टीमेट है कि 25,000 करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़ तक के जीडीपी का एक दिन में लॉस होता है फुल इंडिया लॉकडाउन से। 50 दिन का लॉकडाउन हो गया। मैं मोटा मोटा इसमें 50,000 करोड़ पकड़ लूं एवरेज। अब आप बोलेंगे सर ये आंकड़े कहां से आए? यार थोड़ा रीडिंग करो यार, वैसिली लियोनटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल वगैरह देखो यार थोड़ा। तो एक दिन का अगर 50,000 करोड़ है तो 50 दिन का कितना होगा जल्दी बताओ? 25 लाख करोड़। यस और नो? जीडीपी कितना था? 203 लाख करोड़। तो आपका 12.5% का ड्रॉप तो यहीं पर हो गया। मानते हैं कि नहीं? तो मतलब हमारा जीडीपी इस साल कम से कम 10% से तो डाउन होगा ही होगा। मानते हैं कि नहीं? और इसमें बिल्कुल भी शर्माने की घबराने की बात नहीं है। अरे इतना बड़ा पैंडेमिक है, 90,000 मर गए अमेरिका में, भारत तो फिर भी बहुत ठीक जा रहा भैया। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर 10% से डाउन है इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो उसका जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट पर असर उससे कहीं ज्यादा होगा। तो अगर जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट पर असर बहुत ज्यादा होगा तो उसकी वजह से हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड बहुत तेजी से गिरेगा। यानी एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, सर्विसेज में वर्कर इनकम की ग्रोथ तो छोड़िए, नौकरियां भी नष्ट होंगी। समझ में आया आपको? तो जैसे जैसे इनकम गिरेगी, नौकरियां गिरेंगी, लोग पैसा खर्च करना बंद कर देंगे, सिर्फ जिंदा रहने लायक जो हो वो करेंगे। तो उससे हमारी अर्थव्यवस्था का ओवरऑल डिमांड कोलैप्स बहुत ही स्पेक्टेकुलरली होगा। और अगर वो हुआ तो सरकार के टैक्सेस डबल स्पेक्टेकुलरली तरीके से नीचे आएंगे। ये बात समझ में आई? तो जो फिस्कल डेफिसिट आप मेंटेन करने का सोच रहे हो वो तो आप वैसे भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि टैक्सेस ही नहीं आएंगे तो रेवेन्यू नहीं आएगा, तो आप गए काम से। तो समस्या ये है लिमिटेशंस ऑफ एएनबीए में और शॉर्ट टर्म इंप्लीकेशंस में, यही पढ़ा रहा हूं मैं आपको, कि इस प्रकार से अगर आज समर्थन नहीं मिला तो ये जो नेगेटिव विशियस साइकिल शुरू होगी, ये कहीं सरकार को
अदरवाइज जो डेट टू जीडीपी और फिस्कल डेफिसिट कंटेनमेंट का सपना है वो तोड़ने पर मजबूर न कर दे, क्योंकि अर्थव्यवस्था में सुपर पावर केवल एक होती है और वो होती है भारत सरकार। अगर आज भारत सरकार, मतलब आज, लिटरली आज, किसी भी कंपनी को या लोगों को बोलती है कम ऑन स्पेंड, कम ऑन डू, वेल देन दैट इज नॉट अ लॉजिकल थिंग टू डू, क्योंकि महाशक्ति सिर्फ एक है और वो है सरकार। सरकारें जानती हैं ये बात, इसलिए तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप फटाफट $3 ट्रिलियन का पैकेज ले आए। ठीक है, अमेरिका की अपनी दूसरी ताकतें भी हैं, इसलिए हम एकदम उससे कंपेयर ना करें। तो ये है पूरी कहानी। तो अब इसका शॉर्ट टर्म इंप्लीकेशन क्या होगा? देखिए, शॉर्ट टर्म इंप्लीकेशन मतलब अगले 5 से 6 महीने में अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आइए समझ लेते हैं। जो कि वंस अगेन एक काफी मानी हुई चीज है कि क्या होगा। पहली चीज यह होगी कि भारत के एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स दोनों बहुत तेजी से गिर रहे हैं, जिससे 15 साल में पहली बार हमारे पास एक करंट अकाउंट पर सरप्लस क्रिएट हो जाएगा। लेकिन ये अधिशेष हमारे लिए खुश होने की बात इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये एक्सपोर्ट्स के बढ़ने और इंपोर्ट्स के कम होने से नहीं हुआ है, बल्कि इन दोनों के तेजी से ड्रॉप होने से हुआ है। मैं अभी आपको जो बता रहा हूं दोस्तों, अगर आपसे किसी ने पूछा कि अगले 6 महीने में क्या असर आएगा, मैं वो शॉर्ट टर्म इंप्लीकेशन बता रहा हूं। ठीक है दोस्तों, अभी रिफॉर्म से होने वाले लॉन्ग टर्म फायदे थोड़ी देर में गिनाऊंगा। दूसरा, हमारे यहां पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन बहुत तेजी से कम हो गया है, उसके अपने इंप्लीकेशंस हमारे पीएसयूज के लिए हैं। तीसरा, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बहुत तेजी से गिरी है, इसीलिए वो 90,000 करोड़ का उदय 2 समझ में आ गया। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स पीएमआई मार्केट वाला वो 5 पर आके रुक गया है। ये 50 के ऊपर होता है तो एक्सपांशन, अभी वो 5 पर चल रहा है। और जॉबलेसनेस यानी अनएम्प्लॉयमेंट ऐतिहासिक रूप से बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मैं आपको फिर बता दूं, आप में से जो भी आज आपके पास नौकरी है, किसी कंपनी में हो, भगवान के लिए, खुद के लिए, परिवार के लिए नौकरी मत छोड़ना यार। मतलब इससे घातक आत्महत्या आप नहीं कर सकते, आपके रोजगार की आत्महत्या। नौकरी मत छोड़ना, छोड़ दी अगली मिलेगी नहीं। मैं बता रहा हूं, आपको अंदाजा नहीं आने वाले 18 महीने क्या होने वाले हैं। तो इसलिए हाथ जोड़ के आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि कई बार लोग क्या जोश जोश में बॉस से नाराज होते हैं, ये ले नौकरी तेरे मुंह पे मारता हूं। अब तो मुंह पे भी नहीं मार सकते क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग, तो इलेक्ट्रॉनिकली मारोगे, मत करना क्योंकि अपनी जड़ें खोद लोगे नहीं। तो मैं बोल रहा हूं, ध्यान से इतना सुन लेना सिर्फ मेरी बात तुम। तो दोस्तों, ये अच्छा समय तो है ही नहीं। अब इसमें सरकार निश्चित तौर पर आगे कुछ ना कुछ करेगी, जैसा मैंने आपको मनरेगा का एक उदाहरण दिया है। देखते हैं समय के साथ सरकार क्या करेगी, देखते हैं। लेकिन सरकार ने कुछ बहुत अच्छे कदम भी लिए हैं। बहुत अच्छे कदम क्या लिए हैं? सरकार ने एग्री सेक्टर में जो 3 बड़े रिफॉर्म अनाउंस किए हैं वो बहुत अच्छे रिफॉर्म हैं। तो एग्री सेक्टर के 3 बड़े रिफॉर्म भारत सरकार ने क्या अनाउंस कर दिए? बहुत सारे कानूनों में परिवर्तन कर दिया। कौन से कानूनों में परिवर्तन किया? सरकार ये बोल रही है कि हमारे किसानों के हाथ पांव बांध के रखने वाले जितने भी कानून थे, उन सब कानूनों को अब हम धीरे धीरे रिलैक्स करते चले जा रहे हैं। तो किस प्रकार से सरकार उन कानूनों को रिलैक्स करेगी? सरकार का यह कहना है भैया कि हम आपको एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 को पूरी तरह से रिलैक्स कर रहे हैं। तो किसी तरह की स्टॉक लिमिट नहीं होगी। तो ट्रेडर्स, बड़े बड़े प्राइवेट स्टोर हाउसेस बन सकते हैं, जो आज नहीं है, जिससे सप्लाई डिमांड मिसमैच भयंकर होता है। दूसरा, एपीएमसीज की जमींदारी हम खत्म कर रहे हैं और ई नैम को प्रमोट करेंगे, तो किसान भारत में कहीं भी बेच सकता है। एपीएमसी यानी स्थानीय स्तर पर ही किसान को बेचना पड़ता है। तीसरा, हम अनुबंध खेती बड़े स्तर पर लाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ये 3 लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स हैं, इनके बहुत सकारात्मक परिणाम आ सकते हैं। लेकिन 1, 1.5, 2 साल के बाद सवाल यह कि तब तक किसान क्या करेगा? लोग सिर्फ यही पूछ रहे हैं। आपको बात समझ में? ये बेसिकली शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म वाला जो डिबेट चल रहा है ना, वो दरअसल वही है। तो भारत में इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन कितना होगा और एक अंतिम समरी, 2 मिनट में सेशन को, इस पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों। तो ये क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन इन इंडिया और फाइनल समरी। मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया कि -5 to -10% की जीडीपी ग्रोथ होगी और इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। इतना हो कि अगले साल हम पॉजिटिव हो जाएंगे, अगर अभी हमने मैनेज कर लिया तो। लेकिन अगर इससे और भयानक होता है कॉन्ट्रैक्शन, तो उसका सिर्फ एक अर्थ होगा कि सरकार के एस्टीमेट डिमांड कॉन्ट्रैक्शन के हेवायर चले गए। ये समझ में आया आपको दोस्तों? आई होप दैट इज वेरी वेरी क्लियर। सॉरी, थोड़ा सा बीच में ये यहां पर
अंधेरे छा गए थे। तो अभी दरअसल समस्या यह है कि हमारे यहां प्यारे दोस्तों लाइट चली गई है, तो भैया ये पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन वाले लोन नहीं दे रहे हैं। कोई बात नहीं। तो आपको सेशन कैसा लगा हमें बताएं दोस्तों। एक स्टेप आगे चलते हैं, फटाफट इसको कंप्लीट कर लेते हैं इससे पहले कि ये बंदी हो जाए। तो अब आप पीडीएफ डाउनलोड कर लें और हमारी यूट्यूब की मेंबरशिप लें। हमारा यह सेशन तो कंप्लीट हो गया। समरी बहुत ही सरल है प्यारे दोस्तों कि भारत सरकार को अब अपना पूरा ध्यान इस चीज पर लगाना है कि क्वार्टर बाय क्वार्टर और मंथ बाय मंथ इस चीज को देखें कि हम कितना अर्थव्यवस्था को संभाल सकते हैं, क्योंकि वी आर ऑल इन द सेम बोट और सभी चाहते हैं कि भारत की तरक्की हो और हम आगे बढ़े। आगे आगे देखिए होता है क्या। हमारा फ्राइडे का जो सेशन होगा दोस्तों वो हमारा माइग्रेंट लेबर पर होगा, मिस मत कीजिएगा। 1 मिनट और दीजिए, आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। एक तो हमारी आईएएस एकेडमी के कोर्सेज की जानकारी बराबर लें, और गवर्नमेंट स्कीम्स का आप ये पीडीएफ डाउनलोड करेंगे ना, इसमें आपको नीचे एक लिंक मिलेगी। इसको आप जहां भी क्लिक करेंगे आप एक बहुत प्यारी वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो उस वेबसाइट पर आपके लिए शानदार वेब पेजेस पे कंटेंट अपडेट होता है। तो ये आपके लिए हमने बहुत हैंडी लिंक्स लगा दी हैं, ठीक है। और ये आज का हमारा गवर्नमेंट सर्विसेज का पूरा गवर्नमेंट स्कीम्स का कंटेंट हमने दे दिया है आपको। उसके अलावा हमसे कई बच्चों ने बोला था सर एमसीक्यूज का ऑनलाइन हम कहीं सॉल्व कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, परवेज अली भटिंडा से, विजय वर्मा भिलाई से, रेणु सिंह फिरोजाबाद से जुड़ी हैं, स्वागत है आपका। तो ये लिंक क्लियर है। अब आपको मैं बता दूं कि यहां पर भी इस लिंक को क्लिक करोगे सीधे ये बुक की लिंक खुलती है परचेज की। 10 सुपर क्वेश्चंस में मैंने आपके लिए यहां पर लिंक दे दी है ऑनलाइन सॉल्व करने की। आज के 10 क्वेश्चन रेडी हैं। एमसीक्यूज हम बहुत खूबसूरत हमारी टीम आपके लिए रोज बनाती है दोस्तों। 15 एमसीक्यू हमारे जनरल करंट अफेयर के होते हैं और हर तब सेशन का 10, और ये दोनों ऑनलाइन सॉल्व करने की खूबसूरत सी हमारी विजेट होती है। तो आप इस पे क्लिक करेंगे, आप उस वेब पेज पे आ जाएंगे। अभी तक के जितने वेब पेजेस हैं एक साथ खुल जाएंगे, उसमें से तारीख वार आप सिलेक्ट कर लो। शांतनु पाठक नोएडा, शौर्य गिरीश धनबाद और पाटिल अपूर्व दिलीप पुणे से हैं। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। इसी के साथ आज का सेशन अब मैं यहीं समाप्त करता हूं। प्यारे दोस्तों, कैसा लगा सेशन जरूर बताइए। अभी तक के सारे सेशंस की वेब लिंक्स यहां पे दी हुई है, और लाइट चली गई और कैमरा मेरा बंद हो चुका है, तो अब मैं आपको भैया वर्चुअली ही नमस्कार करता हूं। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। इसी के साथ अब हम 2 दिन बाद मिलेंगे माइग्रेंट लेबर की समस्या पर। कैसा लगा सेशन हमें जरूर 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 बताइएगा। नमस्ते, जय हिंद।